थे शायद क्लास में आज। हाँ सर, बहुत धूम। हाँ मुझे लगा क्योंकि स्टार्टिंग में आप थे फिर लास्ट में आप हैं। चलिए कोई नहीं, नोट्स मिल जाता है देखिए, बस उसको पढ़ते रहिए और जहाँ दिक्कत हो तो ये लोग सब बैठे हैं इससे डिस्कशन करते रहिए, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। ओके हाँ बोल मुझे अब यहाँ पे सभी लोग क्या कीजिएगा कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि बोरोट्राइट जो है यहाँ पे किसका यूज करता है, ब्लो पाइप का, वो इसी अमेजन बेसिन की खूबी है। अच्छा अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, जैसे मैं आपको पहले वर्ट एरिया बता रहा था, तो वर्ट एरिया में आपको देखना है इक्वेटर, क्या देखना है इक्वेटर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ आपको होमवर्क भी करना होगा, जैसे अगर घर में आप यहाँ से देखेंगे तो इक्वेटर को पूरा देखेंगे, देखिए गालपागोस आइलैंड लिखा है, क्या लिखा है गालपागोस आइलैंड, ये यूपीएससी में आ चुका है। आप नहीं क्या करते हो, पूछ चुका है गालपागोस आइलैंड, तो कम से कम आप अगर इक्वेटर को देखे रहेंगे तो क्या करेंगे, ये ट्रिक होता है बहुत इजी है, पेन वहीं पर क्या कीजिए जगह छोड़ दीजिए नोट बना करके, एंड ये लिख लीजिए वेस्ट ईस्ट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए वेस्ट ईस्ट, और देखिए वेस्ट से क्या शुरू होता है गालपागोस, फिर इसमें कौन सा देश, फिर यहाँ देखिए फिर कोई आइलैंड, फिर यहाँ कौन सा देश, यहाँ कौन सा देश, कौन सा देश, इस तरह बना लीजिए, क्या चाहते हैं, थोड़ी बहुत एक घंटा लग जाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से आप ये कर लीजिएगा तुरंत, बाकी बात कर ही रहा लेकिन ये सब आपको करना है, ये होमवर्क है। ओके ठीक, अच्छा अब यहाँ पर चेक कीजिए, सबसे पहले तो आपने अमेज़न बेसिन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं तो इक्वेटर के साथ ही चलेंगे, इक्वेटर के साथ ही चलेंगे, तो देखिए पूरी अटलांटिक ओशियन में इक्वेटर पार कर रहा है, पार कर रहा है अटलांटिक ओशियन को, जब पार कर रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन तुरंत देखिए यहाँ दिमाग कैसे लगेगा, यहाँ पे लिखा है गल्फ ऑफ गिनिया, क्या लिखा है गल्फ ऑफ गिनिया, और देखिए यहाँ से 0 डिग्री उतर रहा है, उतर रहा है, और 0 डिग्री उतरते उतरते देखिए यहाँ पर काट रहा है इक्वेटर, कहाँ काट रहा है गल्फ ऑफ गिनिया के पास। आपके दिमाग में आ गया कि गल्फ ऑफ गिनिया एक जगह जहाँ पर इक्वेटर जो है प्राइम मेरिडियन को क्या करना है काट रहा है, या प्राइम मेरिडियन किसको काटना है इक्वेटर। अगर आप ओशियन देखिएगा तो ये ओशियन कौन सा है, ये ओशियन है अटलांटिक, कौन सा ओशियन है अटलांटिक, यानी अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के कोस्ट के पास ही इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है कट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब एक चीज मैं बताऊं तो लकीर का फकीर नहीं बनने का, उस लकीर को देखने का और क्या है, तभी हर चीज आपको क्लियर होती है, आया समझ में ठीक। अच्छा इसके बाद देखिए अमेज़न बेसिन के बाद अब ये इक्वेटर कहां पर पहुंच गया, अफ्रीका में पहुंच गया, इसका मतलब अफ्रीका में भी जंगल मिलेगा, तो इसको क्या आप जानते हैं इस एरिया को क्या बोलते हैं, आपने नाम सुना है कभी जायरे बेसिन, कॉन्गो बेसिन का नाम सुना है, मतलब जायरे नहीं सुना है, या नहीं सुना जायरे नहीं सुना, कॉन्गो सुना था, देखिए पता मैंने इसलिए पूछा यूपीपीसी से हमें क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इज इट क्लियर, और इस क्वेश्चन से हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कहते हैं ये है इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर, और इक्वेटर पर ये देखिए ये मैंने क्या बना दिया अफ्रीका को बना दिया। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका की कौन सी नदी है, अफ्रीका की कौन सी नदी है रिवर जो इक्वेटर को, इसको इक्वेटर को 2 बार काटती है, कट्स ट्वाइस, 2 बार काटती है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ पर हम दिक्कत होगा, चलिए कोई नहीं, इसका तो हमें भी नहीं पता। अगला एरिया देखिए, नेक्स्ट एरिया लिखिए, क्या सुना है आप लोगों ने, कौन सा सुना है, मैंने बोला जायरे नहीं, कॉन्गो सुना था, जायरे नहीं सुना, लिखिए कॉन्गो बेसिन, नेक्स्ट बेसिन लिखिए कॉन्गो बेसिन, लिखिए आप एक काम कीजिए, अभी हम लोग जंगल पढ़ रहे हैं, आप हेडिंग दीजिए एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर लिखिएगा एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, लिखिए कॉन्गो बेसिन, कौन सा बेसिन कॉन्गो बेसिन, ओके बेटा। अब जैसे आपने कॉन्गो बेसिन लिखा तो आपको जानना आश्चर्य होगा कि कॉन्गो बेसिन का दूसरा नाम है जायरे बेसिन, समझ में आया, लिखिए और जायरे बेसिन, और
जायरे बेसिन, ZAIRE, ZAIRE, कॉन्गो बेसिन और जायरे बेसिन। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर कॉन्गो लिखा है, जबकि इसी कॉन्गो बेसिन का दूसरा नाम क्या है, जायरे बेसिन। आपको कॉन्गो सब याद रहेगा, उन्होंने यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, उन्होंने जायरे वर्ड लिखा था। अब सुन लीजिए सभी लोग, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बताइए इक्वेटर का और कौन सा एरिया है जंगल का, तो आप क्या बोलिएगा, कॉन्गो बेसिन या जायरे बेसिन। तो देखिए बच्चे ये जो एरिया है, इसी एरिया को बोला गया है कॉन्गो और जायरे बेसिन। तो कॉन्गो और जायरे बेसिन, बेसिन का मतलब है निचली जमीन, यानी कॉन्गो और जायरे का निचला जमीन। तो कॉन्गो और जायरे क्या हो गया, नदी हो गया। तो याद रखिए कॉन्गो नदी का ही दूसरा नाम क्या है, जायरे। अब ध्यान से देखिएगा एटलस में कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार काट रहा है। देखिए कॉन्गो रिवर, देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इक्वेटर को 2 बार काट रहा है, काट रहा है ना, देखा एटलस में। इसका मतलब है, दिख रहा है बच्चे, अरे तुम अमेरिका देख रही हो, अफ्रीका में जाओ, कहां से दिखेगा। वेरी गुड, वाह, रुक जाओ, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, यहाँ पर है, एक पेज बदलना था बेटा। देखो कितना बड़ा लिखा है कॉन्गो बेसिन, ठीक है। अब देखो ये नदी है ना, यही है कॉन्गो नदी, ठीक है। ये देखो ये नदी ऐसे उठ रहा है, देखो कॉन्गो लिखा है ना, कॉन्गो ब्रैकेट में क्या लिखा है, जायरे। देखिए एटलस में लिखा है ना, गुड, एटलस में लिखा है ना जायरे, ठीक। और ऐसे घूम करके देखिए इक्वेटर को 2 बार काटा, साउथ अटलांटिक में गिर गया। तो याद रखिए कॉन्गो बेसिन का जो कॉन्गो रिवर है, यही इक्वेटर को क्या करता है, 2 बार काटता है। और यूपीपीसीएस कॉन्गो की जगह जायरे लिख दिया, हो गया, हैप्पी बर्थडे। तो सब लोग याद रखिएगा कि कॉन्गो का ही दूसरा नाम क्या है, जायरे, यानी जो कॉन्गो है वही जायरे है। और कॉन्गो नदी इक्वेटर को क्या करती है, 2 बार काटती है। लिखिए इसके अंदर कॉन्गो रिवर्स, कॉन्गो रिवर, याद रखिए कॉन्गो का ही दूसरा नाम जायरे है। कॉन्गो रिवर कट इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर कट इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर कट इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर कट इक्वेटर ट्वाइस। तो प्लीज सभी लोग याद रखिएगा कि कॉन्गो का ही दूसरा नाम क्या है, जायरे है। और कॉन्गो नदी जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। और यहाँ पर भी आपको यही एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है कि कॉन्गो और जायरे बेसिन है कहाँ, क्या बोलिएगा, अफ्रीका, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या कीजिएगा, अफ्रीका में भी कहाँ पर है, सेंट्रल मिड अफ्रीका, क्या कीजिएगा, कहाँ पर है, सेंट्रल मिड अफ्रीका। समझ में आया। तो इस चीज को नहीं भूलिएगा, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉन्गो बेसिन कहाँ है, तो अफ्रीका में तो है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है, सेंट्रल मिड अफ्रीका। लिखिए इट इज इन सेंट्रल मिड अफ्रीका, इट इज इन सेंट्रल मिड अफ्रीका, it is in central mid Africa, it is in central mid Africa। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट ये कहाँ पर है, तो ये है सेंट्रल में, वो भी कहाँ पर, मिड में और अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये जो कॉन्गो नदी है, कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाने का पोटेंशियल जिस नदी में है उसी नाम है कॉन्गो। वर्ल्ड का 30%, 30% बिजली ये अकेला बना सकता है। सोचिए एकमात्र नदी जो ये कह रहा है कि वर्ल्ड का 30% इलेक्ट्रिसिटी को अकेला बना सकता है, ये है कॉन्गो नदी। लेकिन जानते हैं कितना बनता है, सिर्फ 1%। सोचिए 30% पोटेंशियल जो पूरे वर्ल्ड को ये अकेला एक नदी बना सकता है। अफ्रीका को कभी बिजली की कमी नहीं होगी, उल्टा वो बेच भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1% बन सकता है, उसका कारण है इसका रास्ता। इसका रास्ता इतना खतरनाक है, अनएक्सेसिबल है
कि आप इसमें पावर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा, यूरोपियंस जो है व्हाइट पीपल ने यहाँ पर आकर इन लोगों को जो स्लेव बनाया है, जिसकी वजह से भी यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, पिछड़ा है। नहीं तो वाकई अगर नेचर ने किसी को किंग बनाकर पैदा किया है तो वो अफ्रीकन लोग हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यूरोपियंस ने अपने फायदे के लिए इनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। लिखेंगे Congo नदी has potential, Congo river has potential, Congo river has potential, Congo river has potential to produce, Congo river has potential, Congo river has potential to produce 30%, 30% electricity of the world, 30% electricity of the world, 30% electricity of the world. आगे समझिए, but only 1%, देखिए, but only 1% is produced, but only 1% is produced, 1% is produced due to the following, following मतलब बहना, रुकिए, due to the disturbing path of river, 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 यानी कि इस नदी का जो पाथ है, रास्ता है बच्चे, वो बहुत ही क्या है, डिस्टर्बिंग है। उस डिस्टर्बिंग होने की वजह से हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। लेकिन वर्ल्ड का 30% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनाई जाती है, ये भी कम नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कॉन्गो नदी की खूबी है, इसका रास्ता बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन यूरोपियन लोगों ने इनको क्या बनाया, गुलाम बना के रख दिया। खासकर बेल्जियम के लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है, जिस ट्राइब को, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरा सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप समझ पाए। जैसे नहीं हम लोग को बना देते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं, अपर लोअर मिडिल, इस तरह से। तो ट्राइबल जो कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो भी अफ्रीका में, तो ट्राइबल जानकारी ये तो आप जानते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी लोगों ने इस ट्राइब को सबसे निचला ट्राइब माना है। ट्राइबल कम्युनिटी में यहाँ पर जो ट्राइब है वो सबसे निचले क्रम में माना जाता है, मतलब उनको सबसे नीचे का वो ट्राइब मानते हैं, मतलब उनको बोलते हैं इसको साइड करो, सबसे नीचे की ट्राइब। आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ट्राइब इज, आपने नाम सुना क्या? हाँ बोलिए, कोई नहीं, मैं इसको ओके करूँगा। क्या बोला आपने? इग्लू, निग्रो। सुनिए, आपने जो कहा निग्रो वो रेस है, बायोलॉजिकल है, ट्राइब का नाम नहीं है, वो बायोलॉजिकल कैटेगरी है। जैसे हम लोग 3 लोग होते हैं, कॉकेसाइड, निग्रोइड, मंगलोइड। हम और आप कॉकेसाइड हो गए, आदिवासी जो है ट्राइबल है वो निग्रोइड में आ गए, जो ये चाइनीज, जापानीज जो दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह, ये लोग मंगलोइड हो गए। ऐसे कैटेगरी है बच्चे। तो यहाँ पर जो ट्राइब है, मेरे नाम लेते हैं आप लोग को याद आ जाएगा। आपने नाम सुना होगा पिग्मी, ट्राइब सुना है ना, PYGMI, वो यही मिलते हैं। लिखिए, पिग्मी ट्राइब इज फाउंड हियर, पिग्मी ट्राइब इज फाउंड हियर। तो इसी बेसिस में कौन से ट्राइब मिलते हैं? पिग्मी। जानते हैं इस पिग्मी ट्राइब की खूबी क्या है बच्चे? ठीक है, ये लोग जो है बौने होते हैं, मिजेट। क्या होते हैं ये? मिजेट। ब्रैकेट में लिखिए मिजेट, MIDGET। इसका मतलब सभी बच्चे याद रखिएगा, ये जो पिग्मी ट्राइब है ये बौने ट्राइब है, छोटी हाइट है, इनका हाइट 2 से 2.5 फीट होता है। कोई कॉम्प्लान बॉय भी है तो भी 2.5 फीट ही होगा जी। यही इतना से होंगे, दिखते भी है। खतरनाक क्या, अभी उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि कितने खतरनाक होता है। देखिए, एक हॉलीवुड का फिल्म आया था, अगर आपने देखा होगा तो, वेलकम टू द जंगल। मिस्टर बैक था,
तो मिस्टर बेक क्या बोलता था कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन मान जाओ, दूसरा ऑप्शन नहीं तो मानना पड़ेगा। इसमें मिस्टर बेक था, इस फिल्म को देखिएगा मजा आएगा, मेरा पहला काम ही फिल्म देखना। तो जो मिस्टर बेक है, देखिए एक छोटे छोटे ट्राइब से लड़ रहा है इस फिल्म में, कितने छोटे छोटे वो ट्राइब है, कैसे तबीयत से उसको पीट रहा है, वो उस चीज को फिल्माया गया। तो ये जो पिग्मी है कितने फीट के होते हैं, 2.5 फीट के, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि हाथी का शिकार करते हैं, एलिफेंट का। फिल्म बना रहे हैं तो वहां जाके थोड़ी बना रहे हैं, वो तो टीम होती है, वो तो फिल्म बनाते हैं स्टूडियो बॉर्न लोग नहीं। अच्छा एक बात देखिए, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, सर्कस में नहीं देखते हैं होता है, तो अगर आप बॉर्न खोलेंगे तो कैसे नहीं मिलेंगे, तो यही है। अब मान लीजिए कोई शॉर्ट हाइट का है, शॉर्ट हाइट का है, उसकी हाइट ही नहीं है, उसको भी बॉर्न में काउंट कर देंगे। और अब मान लीजिए शॉर्ट हाइट का है, अब उसको नौकरी नहीं है, समाज उनको हंसी मजाक से देखता है, क्या हमारी गलती नहीं है? अगर कोई शॉर्ट हाइट का आ जाए, सपोज मान लीजिए बोलना है, क्या हम उसका पहले मजाक नहीं बनाते हैं? सोसाइटी उसको मजाक बना के रख देगी, उसको कहीं काम मिलेगा, कोई काम भी नहीं देगा, तो बेचारा क्या करेगा? सर्कस में नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? घर वाले को एक ताना देने की चल पाएगा, वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है? एक बात याद रखिएगा, ये लोग जो है वो तो मजबूरी है उनकी, और तो उनकी मजबूरी है, उनकी रोजी रोटी है, तो क्या करेंगे? तो वो पूरी टीम होती है, वो बीजेट को बना लेते हैं, जिनका भी शॉर्ट हाइट है वो उसी ट्राइब में ला के रख देते हैं। तो ये होता है, तो याद रखिएगा ये जो पिग्मी है ये मिजेज है, और ये हाथी का शिकार करते हैं, लेकिन ये बहुत ऊंचे लोग होते हैं क्योंकि ये पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ ऊंचे होते हैं। लिखिए, they live on tree, they live on tree, L-I-V, they live on tree। ये लोग पेड़ों पे रहते हैं। किस पे रहते हैं? पेड़ों पे। अब जरा सोचिए, जंगल तो खतरनाक है और ये रहते भी किस पर है? पेड़ पर। अब सोचिए 2 फीट की हाइट है, पेड़ों पे बनाते हैं, वो मचान पर नहीं होता है, जो घर से बना लेते हैं पेड़ों पे छोटा छोटा। आप ये तो सोचिए, वो उस नेचर में रह रहे हैं, तभी तो नेचर से लड़ रहे हैं, इन्फेक्शन देखने में तो रहेंगे कैसे? आप मान लीजिए कि हम अब पहाड़ी लोग हैं, उनको गर्मी में रहेगा तो उनको बेचैनी हो जाएगी, पहाड़ पे वो खुश हैं, तो जो जंगल के लोग हैं वो वहीं पे खुश है, वो बाहर आने की उनको बेचैनी हो जाएगी, तो वो एडॉप्टेशन हो जाता है। तो पिग्मी लोग जो है वो यहीं पे रहते हैं और खतरनाक तो नहीं, कभी तो वो हाथी मार कर गिरा देते हैं, और पता है हाथी का भी शिकार कैसे करते हैं? उनकी आंखों पे वार करते हैं, आइस पे, और अंधा कर देते हैं। अब सोचिए, देखता हुआ हाथी खतरनाक होता है, अंधा हाथी कितना खतरनाक होगा? हाथी अंधा हुआ और चारों ओर से उस पे जंप मारते हैं, जीव खाकर बर्बाद। तो ये कम थोड़ी है, 2.5 फीट है, बहुत बदमाश है। एक आ जाए तो हम जो 4 बैठे हैं 4 दिशा में भागेंगे, 4 डायरेक्शन में, गलती मार, समझे? ये इतने डेंजरस से कंट्रोल में नहीं आते हैं। ओके, तो ये पिग्मी ट्राइब की खूबी है। अच्छा लिखा आपने, पेड़ों पे रहते हैं। अच्छा, एक इनकी खूबी है, ये लोग केला खाने के शौकीन होते हैं, बनाना। खाना खाने के बाद इनको लगभग 60 से 65 बनाना रोज चाहिए खाने के लिए। लिखिए, दे लव टू ईट बनानास, केला चोरी करते हैं, बनानास इनको बनाना चाहिए नहीं चाहिए। लिखिए, दे लव टू ईट बनानास, दे लव टू ईट बनानास, केला खाने के बहुत शौकीन है, 60-65 केला इनको चाहिए रोज। और केला जो है अगल बगल से चोरी करते हैं, तो जहाँ जिसके बागान से केला चोरी करते हैं उसका मालिक पहले ही बोर्ड लगा देता है, मैं घर से बाहर हूँ, योर वेलकम। जैसे मालिक ले जाएंगे उठा के चलो, आगे समझ में? तो इस बात को याद रखिएगा, ये पिग्मी लोगों की खूबी है। ठीक है, चलिए अब इससे बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, क्या हुआ? अब आगे लिखिए, नेक्स्ट एरिया लिखिए। पहला आपको अमेज़न बेसिन बताया, दूसरा आपको कॉन्गो जावा बेसिन बताया, अब तीसरा एरिया लिखिए, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया,
साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया। अब याद रखिएगा सभी लोग कि साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में भी आपको यही जंगल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप देखिएगा तो पापुआ न्यू गिनी के पास से भी इक्वेटर गुजरता है। इस पापुआ न्यू गिनी में एक ट्राइब रहता है जिसका नाम है हेड हंटर। क्या नाम है? हेड हंटर। हेड का मतलब तो समझते हैं आप लोग, सिर, ये जो मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ टॉप फ्लोर, क्या बोलते हैं इसको? सिर, हेड। और हंटर का मतलब शिकार करना, यानी सिर के शिकार। कहने का मतलब है इनमें खेल खेल में युद्ध होता है, तो चारों ओर भीड़ हो जाएगी और दो लड़के जंप मारेंगे युद्ध के लिए। युद्ध का फैसला होता है दूसरे के सिर कटने से, ऐसे फैसला नहीं होता। लड़ना शुरू कर देंगे, जब एक दूसरे को मार देगा तो फिर उसके सिर को काटेगा, खोपड़ी, यही अभिनेत हमें जीत गया। उसके बाद उस खोपड़ी को ले जाएगा और अपनी जो झोपड़ी होती है उसके छत पर रखेगा। देयर इज ए खोपड़ी ऑन द झोपड़ी, क्लियर है? देयर इज ए खोपड़ी ऑन द झोपड़ी। और उसके बाद वो बाहर निकल के खड़ा रहेगा और कहेगा मैं ही यहाँ का बाहुबली, भोकाल है हमारा, ठीक है। अब अगर आपको मेरा भोकाल खत्म करना है तो आइए ललकारिए, दूसरा आदमी आपको उसको ललकारेगा, निकल घर से बाहर, तेरी ऐसे, फिर वो बाहर निकलेगा, युद्ध शुरू होगा। अगर गलती से जो जिसने ललकारा अगर वही मर गया फिर उसका खोपड़ी दोबारा झोंपड़ी, नाउ टू खोपड़ी ऑन द झोपड़ी। दो मेडल, मतलब वो मेडल है कि अब तो ये बाहुबली है, आओ फिर लड़ो। फिर कोई आएगा लड़ेगा। याद रखिएगा अगर मान लीजिए 3-4 खोपड़ी जमा हो गई, इसका मतलब वहां पर बहुत ही वर्चस्व पावरफुल आदमी, सब उससे डरे और वो मुखिया हो जाएगा। जिससे लोग डरेंगे वो क्या हो जाएगा? मुखिया हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए किसी में दम है और उसने ललकार के किसी को मार दिया, खोपड़ी वाले को ही, फिर उसकी खोपड़ी पूरे गांव में घुमाएगा कि देखो दम इसको कहते हैं, फिर अपनी झोपड़ी पर रख देगा। इसका मतलब है पावर अब यहाँ है, फिर उससे कोई नहीं बोलेगा। वो थे हेड हंटर। लेकिन अब थोड़ा सा लगाम लग गया क्योंकि धीरे धीरे सिविलाइजेशन हो रहा है, बाहरी लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, तब थोड़ा सा लगाम लगा। नहीं तो अभी भी ये करते हैं। देखिए जब मैंने बताया था कि जब मैं पोर्टब्लेयर में था अंडमान में, तो वहाँ का जो जारवा ट्राइब है उनकी मैंने एक खूबी सुनी, मुझे अजीब लगा। वो खूंटा समझते हैं आप, जिसपे वो गाय भैंस बकरियां जो बांधते हैं, लकड़ी जो लगी रहती है, खूंटी, हाँ, तो उसको खूंटा हमारी तरफ बोलते हैं। तो वो ऐसे खूंटा सा लगाएंगे, दो छोटे छोटे, और उसके बीच में सोएंगे। खूंटा नहीं गिरना चाहिए। अगर खूंटा गिरता है तो उसको लोग बहुत गंदा अपराध मानते हैं, उसको कैरेक्टर से जोड़ते हैं, मतलब सोचते हैं कैरेक्टर लेसनेस है, ये इतना गंदा अपराध मानते हैं, बहुत बुरी सजा देते हैं। तो ये ट्राइबल्स की खूबी होती है। तो सोचिए ये तो और बैकवर्ड एरिया में, ये तो और खतरनाक है हेड हंटर। फिर आपको उसमें सोना है, मतलब वो लिमिट है बीच में, तो आपको क्या लगता है? अरे ऐसे दो खूंटी तो बीच में जगह तो होगा, हाँ, तो उसमें सोना है। रुक जाओ, देखो ये देखो, एक खूंटी इधर और एक खूंटी इधर, अब बीच में सोना है। हाँ, ऐसे सोना है। हाँ, यही तो बात है, नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोगों को हाथ पर फेंक कर सोने की आदत है, नहीं होते हैं जैसे हाथ पर फेंक कर सोने की आदत है, कोई बगल में तो दे भी देता हूँ, ठीक। तो ऐसे सो रहा हूँ, तो अब मान लीजिए ये गलती से गिर गया तो इसको गलत मानते हैं। इसका मतलब उनके सोने में मैनर है, क्या लिमिट में सोएंगे, करवट भी लेंगे तो ऐसा कि डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो ये नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत उसको बुरा मानते हैं। ऐसा ट्राइब, हर ट्राइब की अपनी नेचर होता है, याद रखिएगा। ट्राइबल कम्युनिटी अपने नियम कानून से कभी नहीं करते,
समाज में अगर उन्होंने कुछ रूल बनाया है तो उसको वो नहीं तोड़ते जनरली, उसको बहुत फॉलो करते हैं। तो हर ट्राइब का अपना, जैसे हेड हंटर देख रहे हैं, ये तो सिर ही काम करते हैं, इनमें बिना सिर कटे लड़ाई ही नहीं होती। तो ऐसे ट्राइब्स, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, इंडोनेशिया में, यहाँ इंडोनेशिया भी आगे है, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में लिखा है। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, रबड़ की खेती कर रहे हैं, इसलिए इस जंगल को नुकसान पहुंचा है। लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर लिखिएगा प्लांटेशन क्रॉपिंग ऑफ रबर, प्लांटेशन क्रॉपिंग ऑफ रबर, प्लांटेशन क्रॉपिंग ऑफ रबर, प्लांटेशन क्रॉपिंग ऑफ रबर taking place of this forest, taking place of this forest, taking place of this forest, taking place of this forest। प्लीज सभी लोग याद रखिएगा कि हम रबर का प्लांटेशन क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसी वजह से इस जंगल को क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, इसलिए ये गलत है। आप इक्वेटर के जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये लंग्स है, वर्ल्ड का क्या है, लंग्स है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमने रबर की खेती करने के लिए इस जंगल को क्या किया, नुकसान पहुंचाया अपने फायदे के लिए। तो दैट्स रॉन्ग, वो क्या है, गलत, वो हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका, ठीक। अच्छा, एक 2013 में एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा आप लोग उस क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा फूड कल्चर बढ़ रहा है, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, या आप लोग सोचिएगा वर्ल्ड में ऐसा कौन सा फूड कल्चर खाने का कल्चर बढ़ रहा है जिससे इस जंगल को नुकसान पहुंचा है, जिससे इस जंगल को क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। राइस, अब मैं बता देता हूँ, कोई नहीं लगा, जो बारिश हुई बह जाएगा, क्लियर। तो याद रखिएगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, टी, कॉफी, रबर, शुगर। रबर क्या, रबर। रबर कभी देखा है किसी को खाते हुए, बताओ, कितने यशस्वी लोग हैं हमारे। रबर तीसरी बात, फिर इसमें मैं क्या बोला, टी। आप इफ यू डोंट माइंड बोथ ऑफ यू, आपने ब्रेकफास्ट किया है ना, किया है ना, किया है। मेरे ख्याल से चाय पत्ती होता है, टी, 2 चम्मच चाय पत्ती खाकर एक गिलास पानी पिया, चाय पत्ती फूड कल्चर है, वो ड्रिंक है, सुबह शाम ब्रेकफास्ट। शुगर बोलिए, शुगर क्या है, चीनी, और चीनी क्या है हमारा, फूड कल्चर। जनरली हर चीज में हम चीनी का यूज करते हैं, अभी थोड़ा कम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा, शुगर की डिमांड ने इस जंगल को क्या पहुंचा है, नुकसान। रबर कोई नहीं खाएगा, कैसे लिखो, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ शुगर, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ शुगर, और चाय कॉफी नहीं खाता कोई, लेकिन शुगर चलता है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ शुगर makes bad influence, makes bad influence, makes MAKES, makes bad influence, बुरा प्रभाव, bad influence on this forest, bad influence on this forest। समझ में आया? याद रखिएगा, हम लोग चीनी की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, चीनी खाने से बहुत मीठा बोलते हैं, तो चीनी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इससे जो यूरोपियन लोग हैं, इन्होंने यहाँ बड़े बड़े शुगर केन के ग्राउंड डेवलप किए हैं। किसके? शुगर केन के ग्राउंड डेवलप किए हैं। आप एक बात बताइए, नेचर में क्या ये क्लाइमेट आपको शुगर केन के लिए दिया? आपने जंगल को नुकसान पहुंचाया ना शुगर केन अपने फायदे के लिए, क्योंकि शुगर केन क्या है, कैश क्रॉप्स है।
अपने फायदे के लिए अपने जंगल को नुकसान हो जाए। तो प्लीज सभी लोग याद रखिएगा कि शुगर केन की डिमांड ने इस जंगल को क्या किया है, नुकसान पहुंचा है। और इंडोनेशिया में लोग रबर का प्लांटेशन कॉपी कर रहे हैं। और जानते हैं रबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, यूएसए। सोचिए यूएसए में ये क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट यहाँ पर है, इस क्लाइमेट में जहाँ पे गरीबी बेरोजगारी, क्या यहाँ पर गरीबी बेरोजगारी और पिछड़ापन है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पर है, इसलिए यूरोपियन लोग यहाँ पर ये सारा काम करते हैं। ये बड़े बड़े शुगर केन के फार्मिंग है सब यूरोपियंस लोग हैं। और ये रबर भी है, पूरा का पूरा अमेरिका खरीद लेता है। तो आपसे कोई 2-4 रुपए में रबर खरीद लेता है और उस रबर को फर्निश करके, फिनिशिंग करके तरह तरह के प्रोडक्ट बना के वर्ल्ड लेवल पे सेल करता है। तो कमाई किसके पास है, यूएस के पास है। आप तो भी 2-4 रुपए में रबर दे रहे हो। तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, चीनी और रबर। इससे क्वेश्चन बनने में आपको आसानी होगी, क्योंकि मैंने देखा है 2 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए अब यहाँ पर सभी लोग कहते हैं मैं इस जगह का आपको एरिया बता रहा हूँ, तो मैंने बर्ड का एरिया बता दिया। अब कहाँ का एरिया जाना है, इंडिया का। लिखिए एरिया ऑफ इंडिया, हेडिंग कीजिए एरिया ऑफ इंडिया। मतलब अब मैं इस जंगल का आपको इंडिया का एरिया बता रहा हूँ। एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया में ठीक है। अब बच्चे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लीज इस चीज को नहीं भूलिएगा। आपको यहाँ एक ऐसी चीज बताऊंगा जो नहीं सोचे। सबसे पहले लिखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चलिए आपको याद है ना पहला जगह मैं पढ़ा हूँ और उसमें इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसका मतलब है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ब्रैकेट में लिखिए बैम्बू, ब्रैकेट में लिखिए बैम्बू। बैम्बू समझते हैं आप, बैम्बू। सुनिए यहाँ पर एक बात सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ब्रैकेट में मैंने बैम्बू क्यों कहा, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू एवरग्रीन फॉरेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू किसमें काम होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको याद रखिए क्योंकि बैम्बू एक तरह का ग्रास पेड़ नहीं, वो क्या है घास। लेकिन क्या है कि जब पानी और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी किसी भी चीज को दीजिएगा तो उसका ग्रोथ होगा, तो बैम्बू का अच्छा ग्रोथ होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू को क्या माना गया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट माना गया। इसको याद रखिए। दूसरा एरिया लिखिए अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड को वहां भी आपको जंगल मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड को, अंडमान निकोबार आइलैंड को ओके। तीसरा लिखिए वेस्टर्न स्लोप ऑफ, वेस्टर्न स्लोप ऑफ, वेस्टर्न स्लोप ऑफ, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन ओके। सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला है, वेस्टर्न स्लोप, ध्यान से सुनिएगा, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन। इसका मतलब है ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन के लिए, ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है इसी का कौन सा स्लोप, वेस्टर्न स्लोप। बिटवीन आगे लिखिए बिटवीन 800 to 1400 मीटर, between 800 मीटर to 1400 मीटर ठीक है। आगे समझ में। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट में मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो बोलिएगा पहले तो वेस्टर्न स्लोप पर मिलता है और 800 से 1400 मीटर के बीच, आई रिपीट, न तो 8 के नीचे और न 14 के ऊपर, बीचों बीच में। इसलिए इस चीज को प्लीज याद रखिएगा बच्चे। आपसे बता देते हैं यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं या ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं तो जंगल का सीक्वेंस बनाइए। समझ में आया? तो मैंने सीक्वेंस बनाया है, लेकिन मैंने कहा है 800 से 1400 मीटर के बीच, न
न तो 8 के नीचे न 14 के ऊपर, इसी बीच में आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। चलिए आपको मैंने पहला जंगल में आ गया, अब चलिए दूसरे जंगल पे लिखिए नंबर 2। दूसरा जंगल, पहला जंगल आप लोगों को पता था ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अब दूसरे जंगल में पहला वर्ड क्या लगेगा? ट्रॉपिकल, क्योंकि क्लाइमेट तो है ही, लिखिए ट्रॉपिकल। दूसरे जंगल का नाम लिखिए ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, हाँ ऐसे ही है भाई, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। इसका मतलब है अब हम आ गए ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? सेमी एवरग्रीन, समझ में आ रहा है? सेमी एवरग्रीन, अब पूरा एवरग्रीन नहीं, सेमी एवरग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एवरग्रीन नहीं, सेमी एवरग्रीन। तो बारिश बढ़ा या घटा? समझ में आया? पानी घटा तभी तो सेमी एवरग्रीन हो गया। इसका मतलब है टेम्परेचर तो हाई रहेगा लेकिन रेनफॉल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिखिए हाई टेम्परेचर, पहले लिखिए हाई टेम्परेचर और दूसरा पॉइंट लिखिएगा लेस रेनफॉल। हाई टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट लिखिएगा लेस रेनफॉल। हाई टेम्परेचर और दूसरा पॉइंट लिखेंगे लेस रेनफॉल। इसका मतलब है टेम्परेचर क्या होगा बच्चे? टेम्परेचर तो हाई रहेगा लेकिन रेनफॉल क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई और रेनफॉल लेस, यानी बारिश कम हो गई। लिखिए 150 cm to 200 cm, 150 cm to 200 cm, 150 cm to 200 cm, यानी 150 से कितना cm बचे? 200 cm। देख रहे हैं बारिश कम हो गई। अब जो मैं बोलूं हाँ ना में बोलिएगा। अगर मान लीजिए बारिश कम हो गई तो दो पेड़ों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी, समझ में आया? तो जंगल का डेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। लिखिए लेस डेंस फॉरेस्ट। बट ठीक समझ में आया? पानी कम हुआ सब कम कर दीजिए। लिखिए लेस डेंस फॉरेस्ट, लेस डेंस फॉरेस्ट, यानी पानी भी लेस डेंस हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, पेड़ों की ऊंचाई लिखिए लेस हाइट ट्री। बस देखिए कॉन्सेप्ट वही है, उल्टा बस बोलना है। लेस हाइट ट्री, लेस हाइट ट्री, ब्रैकेट में लिखिए 45 मीटर, ब्रैकेट में लिखिए 45 मीटर। तो कितनी ऊंचाई हो गई यार? 45 मीटर। इसका मतलब देखिए सीधी सी बात है कि 45 मीटर होने का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई कम हो गई क्योंकि पानी कम हो रहा है। पेड़ों की जाति, पेड़ों की जाति बढ़ेगी या घटेगी? पानी कम हो गया तो कम हो गया। लिखिए लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, अपने आप सब कम होता जाएगा। लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेड़ों की कठोरता रिजिडिटी, लिखिए लेस रिजिड ट्री। देखिए सब कुछ कम करते जाइए, बस बात में तो यही नोट्स है। लेस रिजिड ट्री, लेस हार्ड, लेस हार्ड ट्री। बायोडाइवर्सिटी, लिखिए लेस बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ लेस कीजिए। लेस बायोडाइवर्सिटी, लिख लिया आप लोगों ने? लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, पेड़ों की जाति भी अपने आप क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब है ट्रिक याद रखना, अगर बारिश कम हो जाएगी तो पेड़ की ऊंचाई कम होगी, जाति कम होगी, रिजिडिटी कम होगी, डायवर्सिटी कम होगी, दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। गुड। तो दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या जानवर भागने लगेंगे? इसका मतलब इसमें बड़े जानवर मिलेंगे। तो पहले जंगल में कौन सा मिलता? इससे पहले वाले जंगल में क्या मिलता? जब वहां दूरी कम थी तो जानवर मिलते हैं खाने वाले, तो कौन मिलते हैं? रेंगने वाले, रेप्टाइल्स। तुरंत जोड़ो पहले जंगल में रेप्टाइल्स फाउंड। जो इससे पहला जंगल पढ़ रहे थे वहां पे कहीं पे भी जोड़ लीजिए रेप्टाइल्स फाउंड।
क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले जंगल में क्या पढ़ा हमने? रेप्टाइल्स। चलिए इसमें वापस लौटिए और लिखिए बिग एनिमल्स आर फाउंड। अब इसमें लिखिए बिग एनिमल्स आर फाउंड। बिग एनिमल्स बड़े जानवर, बिग एनिमल्स आर फाउंड। आगे समझ में? देखिए सीधी सी बात है, अगर पेड़ों की दूरी बढ़ेगी तो जानवर भागने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका घनापन भी कम हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन है बड़े जानवर का मतलब क्या, कौन सा जानवर? यूपीएससी में पूछा है, इस उस जानवर का नाम देकर पूरी कहानी देकर जानवर का नाम दे दिया, और अंत में पूछता है किस जंगल के लिए ये बात है। मैंने सिर्फ जानवर का नाम देकर आंसर बना दिया, क्या हो गया? बिग एनिमल में किसको बोलिएगा, कौन होगा बिग एनिमल? यार बात खत्म। लिखिए ब्रैकेट में एलिफेंट, हाथी जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव है इस जंगल का, लिखिए एलिफेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए एलिफेंट। तो अब बोलिए बच्चे, हाँ वहां भी जंगल है, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाईलाइट है ये हाथी, तो डेफिनेटली वहां पर भी जंगल है, ये बात हो गया। चलिए लिखा आप लोगों ने एलिफेंट्स। तो यहाँ पर सुन लीजिए, एलिफेंट जो है इसी जंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, समझ में आया? अच्छा, इस जंगल को मॉनसूनल फॉरेस्ट भी कहते हैं, लिखिए इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट। तो इसी को क्या कहा गया है? मॉनसूनल फॉरेस्ट भी, यानी ये मॉनसूनल फॉरेस्ट भी है, और इसी में आपको हाथी टाइप के जानवर मिलेंगे जो आराम से इस जंगल में घूमते हैं। देखते हैं कभी-कभी रोड पर क्या आ जाते हैं, ट्रक गाड़ी सब पलट देते हैं, तो है ऐसी सेंसिटिविटी। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। अब जानिए इंपॉर्टेंट ट्रीज, इसमें कौन-कौन से पेड़ आते हैं, लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज। याद रखिए, मैं फिर से बोलते रहा हूं, पेड़ों का नाम रटे रहिएगा, पेड़ों का नाम रटे रहना है, वही पूछते हैं, वो पेड़ का नाम पूछ लेते हैं। लिखिए सबसे पहले आपने सुना होगा शीशम, शीशम, ठीक है, याद रखना बच्चे, जनरली फर्नीचर हम शीशम की लकड़ी से यूज करते हैं, इसीलिए तो उसकी कठोरता कम हो जाती है। लिखा शीशम, SISM। अच्छा, आपने सागवान का नाम सुना है? सागौन, एक्चुअली उसको सागौन भी बोलते हैं। लिखिए अगला पेड़, लिखिए SAGON, सागौन। लेकिन सागौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीक की लकड़ी, टीक। और सबसे बेस्ट फर्नीचर कौन होता है? टीक होता है। उसमें वो डग माइट क्या होते हैं, दीमक होता है, मार्क्स को नहीं लगते। लिखिए सागौन, सागौन के ब्रैकेट में लिखिए टीक, TEAK, सागौन के ब्रैकेट में लिखिए टीक, TEAK, यानी सागौन को ही टीक की लकड़ी बोलते हैं। शीशम लिखे, सागौन लिखे, फिर लिखिए मैंगो, मैंगो समझते हैं आप लोग? गुड, जैसे मैंगो, मैंगो। चलिए लिखा आपने मैंगो, फिर लिखिए जैक फ्रूट, जैक फ्रूट समझते हैं? जैक फ्रूट, वेरी गुड, पानी में जैक फ्रूट, गुड। फिर लिखिए महुआ, महुआ नहीं समझते? महुआ नहीं समझते? देसी महुआ, महुआ नहीं समझता, महुआ है, महुआ, अरे जंगल में लेकर समझते महुआ। लिखिए महुआ, MAHUA, महुआ। फिर लिखिए पाम, पाम भी आ जाता है इसमें, पाम। ओके, अब एरिया लिखिए, कहाँ-कहाँ ये जंगल मिलेगा, एरिया लिखिए। अब ये बता देते हैं कहाँ-कहाँ ये जंगल मिलेगा, लिखिए एरिया। अभी वर्ल्ड में नहीं जाना, अब सिर्फ इंडिया है, ठीक है? अच्छा, चलिए सबसे पहले लिखिए एरिया, लिखिए ईस्टर्न इंडिया, क्या बोला आपने? पूरा उड़ीसा इसी में आता है, ये इसका बेट इसी का है। लिखिए ईस्टर्न इंडिया डैश, लिखते चलिए जो लिखवा आप, ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न इंडिया डैश, लिखते चलिए ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल, झारखंड,
झारखंड का उड़ीसा, आगे आपका एरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद मैंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद क्या बोला? महाराष्ट्र। ओके, चलिए दूसरा एरिया लिखिए। दूसरा एरिया लिखिए, पहला दूसरा एरिया लिखिए। दूसरा एरिया लिखिए वेस्टर्न घाट। जरा बताइए वेस्टर्न घाट में कहां? नहीं, जल्दी मत कीजिए। वहां मैंने वेस्टर्न स्लोप लिखा था ना, वेस्टर्न घाट, लेकिन उसको 800 से 1400 के बीच का था, और ये 800 के नीचे और 1400 के ऊपर यही मिलेगा। लिखिए वेस्टर्न घाट लिखा आपने, उस जैसे कि लिखिए ऑन वेस्टर्न स्लोप बिलो 800 मीटर, बिलो 800 मीटर, बिलो 800 मीटर and above 1400 मीटर, and above 1400 मीटर। समझ में आया? तो सब लोग याद रखना, 800 से 14 के बीच में एवरग्रीन, और 8 के नीचे सेमी एवरग्रीन, और 14 के ऊपर सेमी एवरग्रीन। तो क्वेश्चन पूछा कि वेस्ट से ईस्ट जाना है तो जंगल का सीक्वेंस लगाइए। तो पहले बोलिए सेमी एवरग्रीन, फिर बोलिए एवरग्रीन, फिर क्या बोलिए सेमी एवरग्रीन, तभी तो सीक्वेंस बनेगा। ट्रिक समझ में आया? जंक्शन से बना लो बेटे, ऐसे गेम है। इसके लिए मैं आपको और ये चीज बता रहा हूं जो मैं मिलेगा नहीं। तो जब मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने उस समय इस नोट्स को डेवलप किया, अगर इस तरह से क्वेश्चन घुमा दिया तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा। ओके, चलिए इसे फिर ये भी लिखिए अंडमान निकोबार, उसमें भी मिल जाता है। लिखिए अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पर भी ये मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले जंगल पे जाइए। अब यहाँ क्या कीजिए, पहले एवरग्रीन था, अब क्या हुआ सेमी एवरग्रीन। अब क्या होगा, और कम हो जाएगा एवरग्रीन, तो एवरग्रीन कम होगा तो क्या बोलेंगे? डेसिडुअस। क्या बोलेंगे? पतझड़, पत्ते गिरने वाले जंगल। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन। ट्रॉपिकल, एक मिनट में लिख देता हूं, डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन, और ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन। देखिए डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़। ठीक है, अब देखिए ट्रिक याद रखिए, ट्रॉपिकल है तो टेम्परेचर तो ऊंचा ही होगा, तो पहला पॉइंट वही लिखिए हाई टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर सब में हाई होगा, लेकिन रेनफॉल कम। ऐसा नहीं है, पानी कम कर दीजिए नेचर सब बदल गया। लिखिए लेस रेनफॉल 50 से 150 cm, 50 cm से 150 cm लिख लीजिएगा। लेस रेनफॉल 50 cm से 150 cm, यानी आप सोचिए 50 से 150 cm। बारिश तो बहुत कम हो गया, बारिश क्या हो गया, बहुत कम हुआ। अब सोच समझ के बताइए, क्या यह ड्राई पीरियड होगा? कहां? अच्छा ठीक, BECI, अब सही है। चलिए अच्छा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे ड्राई पीरियड अब होगा क्योंकि बारिश कम हो गई, तो छोटा ड्राई पीरियड होगा या लंबा होगा? लंबा ड्राई पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि बारिश कम हो गई है तो ड्राई पीरियड हो गया ना। लिखिए ड्राई पीरियड इज लॉन्ग, ड्राई पीरियड इज लॉन्ग। यहाँ ड्राई पीरियड लंबा है, भूलिएगा नहीं, ड्राई पीरियड इज लॉन्ग। ठीक है, पानी की भी कमी होगी। लिखिए लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी भी हो जाएगी, लैक ऑफ वाटर, तो पानी की कमी भी हो गई, ड्राई पीरियड भी लंबा हो गया। चलिए अब जो चुहाने को बोलिएगा, पेड़ों के बीच की दूरी कम होगी या बहुत ज्यादा हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जंगल
लिखिए वेरी लेस डेंस फॉरेस्ट, वेरी लेस डेंस फॉरेस्ट, वेरी लेस डेंस फॉरेस्ट और स्कैटर्ड फॉरेस्ट, वेरी लेस डेंस फॉरेस्ट और स्कैटर्ड फॉरेस्ट, वेरी लेस डेंस फॉरेस्ट और स्कैटर्ड फॉरेस्ट। यानी जंगल इतना घना, कम घना हो गया, या आप उसी को क्या बोलिएगा, स्कैटर्ड हो गया, बिखरा जंगल हो गया। आई बस मतलब ठीक है, यानी घनापन कम हो गया, पेड़ों की ऊंचाई लिखिए लेस हाइट ऑफ ट्री, लेस हाइट ऑफ ट्री ब्रैकेट में लिखिएगा 25 मीटर, लेस हाइट ऑफ ट्री ब्रैकेट में लिखिएगा 25 मीटर, यानी इतना हाइट कम हो गया कि ऊंचाई कितनी पर आ गई, 25। देख रहे हैं कितनी ऊंचाई कम होती जा रही है। अच्छा, अब पेड़ों की ऊंचाई भी कम हो गई, पेड़ों की जाति लिखिए लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, लेस स्पेसीज ऑफ ट्री, यानी पेड़ों की स्पेसीज भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, तो बायोडायवर्सिटी कम हो गया, ज्यादा होगा, बायोडायवर्सिटी बहुत कम हो जाएगा। लिखिए वेरी लेस बायोडायवर्सिटी, सब कुछ कम करना है बच्चे, ये तरह का फोटोकॉपी वाली जेरॉक्स है, सिर्फ कम करते जाओ, पानी कम हो गया, सब कम हो गया, लेस बायोडायवर्सिटी हो गई। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ ड्राई पीरियड लंबा हो गया, पानी भी कम हो गई, तो क्या सभी पौधे को पानी मिलेगा, नहीं, तो क्या सभी पौधा पेड़ बन पाएगा, तो झाड़ियां मिलने लगेंगी। समझ में आया, देखा कैसे झाड़ी बनी। याद रखिए पानी नहीं मिला इसलिए वो पेड़ नहीं बन पाया, तो बेचारा छोटा रह गया, तो उसी को तो हम झाड़ी बोलते हैं, यानी उसी को हम श्रब्स बोलते हैं। यानी इस फॉरेस्ट में क्या मिलने लगेगा, श्रब्स मिलने लगेगा। लिखिए श्रब्स आर फाउंड, समझ में आया बड़े भाई, बस याद रखना सिर्फ पानी ही है जो है सो पानी का शब्द श्रब्स लिखिए, SHRUBS श्रब्स आपको लिख लिया आपने, श्रब्स समझ रहे हैं, जो छोटा पेड़ होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रब्स बोलेंगे। तो इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पे श्रब्स मिलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ हर्ब्स भी मिलेंगे, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, लिखिए हर्ब्स आर फाउंड, हर्ब्स आर फाउंड, हर्ब्स आर फाउंड, यानी इसमें हर्ब्स भी मिलेंगे। अच्छा तो छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगी, जंगल बिखरे मिलेंगे, तो कोई भी आराम से मुंह उठाए चला आएगा, क्योंकि जंगल बिखरे हुए हैं। तो जब हरी भरी झाड़ियां मिलेंगी तो उनको खाने के लिए भी लोग आएंगे। क्या कौन सा बोरस होते हैं वो लोग, हर्बीवोरस, तो इसमें क्या मिलने लगेंगे, हर्बीवोरस। लिखिए हर्बीवोरस फाउंड, समझ में आ रहा है, खूब हर्बीवोरस मिलेंगे इसमें, सब घास खाने वाले, जिसमें ज्यादातर हिरन वगैरह नहीं बोलते हम लोग, सब मिलने लगेंगे। लिखा आपने हर्बीवोरस फाउंड, यानी यहाँ पर हर्बीवोरस आ जाएंगे जो कि घास खाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जंगल के आपको हर्बीवोरस मिलेंगे, तो फिर उनके पीछे कौन आएंगे, कार्निवोरस, तो जब हर्बीवोरस आएंगे तो फिर उनके पीछे कौन आएंगे, कार्निवोरस। लिखिए कार्निवोरस फाउंड, देखिए कार्निवोरस फाउंड, हर्बीवोरस मिलेंगे तो फिर कार्निवोरस में मिलेंगे। लिखिए कार्निवोरस फाउंड लिखना है, कार्निवोरस फाउंड, तो हर्बीवोरस भी मिला और क्या मिला इसमें, कार्निवोरस भी मिला, तो हर्बीवोरस भी आ गए, कार्निवोरस भी आ गए। तो फिर भारत सरकार भी आएगी, क्योंकि भारत सरकार देखेगी कि भाई ये जो कुत्ते बिल्ली का पीछा हो रहा है, तो फिर पता है भारत सरकार क्या बोलेगी कि ठीक है भाई हर्बीवोरस घास खा ही रहे हैं, कार्निवोरस उनको दौड़ा ही रहे हैं, तो क्यों ना चारों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं कि तुम लोग अंदर ही दौड़ो। तो कार्निवोरस और हर्बीवोरस को पता भी नहीं चला कि चारों तरफ क्या बन गया, बाउंड्री, और भारत सरकार गेट लगाकर उसके ऊपर लिख देती है संजय गांधी नेशनल पार्क। समझ में आया, तो भारत के मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज नेशनल पार्क किस जंगल में है, इसी जंगल में। लिखिए मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, maximum wildlife national park found in this forest, wildlife natural park national park found in this forest। तो इसी जंगल में खूब सारे पार्क भी मिलेंगे,
आगे समझ गए? अच्छा, इस जंगल को भी मॉनसूनल फॉरेस्ट कहते हैं। लिखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट। इसको भी क्या बोलते हैं आप? मॉनसूनल फॉरेस्ट कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट। देखना बच्चे, ट्रिक याद रखना, पानी कम होगा सब कुछ कम होता जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। फिर ये बड़ा आपको पानी छोड़ दिए क्लास में, लोग तंग जल्दी जीवन आराम से कीजिए। लिखा आपने इंपॉर्टेंट चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज में नाम लिखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग शोर शराबा नहीं करके आराम से बताएंगे। किस जंगल को किंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं? आई रिपीट, किस पेड़ को किंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं? पतझड़ वन का राजा। अब चलिए लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं ऑप्शन के टाइप बना दूं। लिखिए साल, साल का कैसे नाम है आपको? उसी को बोलते हैं साल। लिखिए एसएल साल, उसके आगे डैश देके लिखिए किंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, किंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। साल का जो पेड़ है उसी को क्या बोला गया है? किंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। पतझड़ वन का राजा साल, साल हम लोग एक साथ बोलते हैं साल। अच्छा, क्या कभी किसी पेड़ को पोल्यूशन कहा गया है? क्या किसी ट्री को पोल्यूशन कहा जाता है? यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया है, किस पेड़ को ग्रीन पोल्यूशन कहते हैं? किस पेड़ को क्या कहते हैं? ग्रीन पोल्यूशन। जबकि पेड़ पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन है जी। आप लोगों ने यूकेलिप्टस का नाम सुना है? सुना है? याद रखिए, ये जो यूकेलिप्टस का पेड़ है इसी को ग्रीन पोल्यूशन कहा गया है। लिखिए दूसरा पेड़, लिखिए यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस और डैश देके लिखिएगा ग्रीन पोल्यूशन। क्या इसकी स्पेलिंग है? ई यू, देखिए क्या स्पेलिंग, ई यू यू, यूकेलिप्टस। सही है? ठीक है, यूकेलिप्टस। इसके आगे डैश देख लिखिए ग्रीन पोल्यूशन। इस पेड़ को क्या बोला गया है? ग्रीन पोल्यूशन। याद रखिए, ये मिट्टी बर्बाद कर देती है, पूरा पानी वगैरह सब कुछ खींच लेती है, आसपास पेड़ नहीं होता। ये गंदा पेड़ है, इसको पोल्यूशन बोला जाता है। इसको हिंदी में सुन लीजिए, इसको कहीं कहीं सफेदा का पेड़ बोलते हैं, और एक जगह इसको लिपस्टिक का भी पेड़ बोला गया है। क्या बोला गया है? जी, तो किया नहीं जाता, ये इस सरकारी भ्रष्टाचार है। जब आप सोशल फॉरेस्ट्री कर रहे थे, सामाजिक वानिकी, तो सामाजिक वानिकी में इन लोगों को बोला गया था पेड़ लगाइए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इस पेड़ को मंगवाया सस्ते रेट में, और ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया, ले जाओ हो जाओ बर्बाद, और हो गए बर्बाद। तो यही सरकारी पेड़ है जो देखते हैं रोड साइड में, किनारे में, कोने में ऐसे लोग लंबा लगा होता है। हाँ, तो वहाँ सफेद सफेद सा नजर आता है, तो यही तो बर्बाद किया है। तो क्या हम खेती होती नहीं? तो यहाँ जहाँ ये पेड़ है वहाँ खेती नहीं होती, लेकिन अब इसमें लगाना लगाया जा रहा है, किसको ना लगाया। ये बहुत खराब चीज है, जब लग गया तो लग गया, ये भ्रष्टाचार है। तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस ग्रीन पोल्यूशन है। ठीक है, तो साल लिखा आपने, यूकेलिप्टस लिखा। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए पीपल। पीपल पेड़ समझते ही होंगे आप लोग। फिर बैनियन, बरगद, बैनियन ट्री, बैनियन बनियान जो भी बोलते हो, लिख लिया आप लोगों ने बैनियन ट्री। फिर लिखिए नीम। नीम तो समझते हैं आप? नीम नहीं समझते हैं? नीम, नीम का पेड़, नीम लिख लिए। नीम, एरिया लिखिए इसका, एरिया लिखिए, एरिया लिखिएगा। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी,
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। आपको बता चुके हैं वो पूरा ड्राई है, वो इसी जंगल में आ जाता है, मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। चलिए नेक्स्ट अगले जंगल पे जाइए, ट्रॉपिकल। अच्छा एक बात क्या कीजिए, पहले पानी था तो एवरग्रीन, पानी कम हुआ तो सेमी एवरग्रीन, और कम हुआ तो पतझड़ डेसिडुअस, और कम हो गया तो अब क्या बचा? डेजर्ट, रेगिस्तान। जब पानी नहीं होगा तो डेजर्ट ही तो बोलेंगे जहां ऊंट चले। लिखिए नेक्स्ट अगला जगह लिखिए ट्रॉपिकल, लिखिए गुड। ट्रॉपिकल ड्राई बुशेस, ट्रॉपिकल ड्राई बुशेस, BUSHES। बुश का मतलब झाड़ी होता है, सूखी झाड़ी। देयर आर टू टाइप ऑफ झाड़ी, फर्स्ट वेरी बड़ी झाड़ी, दूसरी रुकी सूखी झाड़ी। चलिए लिखा आपने ट्रॉपिकल ड्राई बुशेस ऑब्लिक थॉर्नी बुशेस, ऑब्लिक थॉर्नी THORNY थॉर्नी, थॉर्नी समझते हैं आप? नाम का गुड। थॉर्नी बुशेस THORNY थॉर्नी बुशेस, BUSHES थॉर्नी बुशेस। ओके, ऑब्लिक डेजर्ट वेजिटेशन, ऑब्लिक डेजर्ट वेजिटेशन, ऑब्लिक डेजर्ट वेजिटेशन, ऑब्लिक डेजर्ट वेजिटेशन। तो सभी लोग भूले रहे, ट्रॉपिकल ड्राई बुशेस बोल लीजिए, थॉर्नी बुशेस बोल लीजिए, या डेजर्ट वेजिटेशन बोल लीजिए, सब इसी में आएगा। तो बताइए यहाँ टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा? टेम्परेचर हर जगह हाई है। पहला पॉइंट लिखिए हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हाई होता है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, बारिश देखिए मिनिमम रेनफॉल, पूरी बारिश कम हो जाएगी। मिनिमम रेनफॉल बिलो 50 cm, बिलो 50 cm, 20 उसी में आने बच्चे 50 के नीचे, बिलो 50 cm, बिलो 50 cm, यानी मिनिमम रेनफॉल है। कितना बिलो हो जा रहा है बच्चे? 50 cm। एक बात याद रखिएगा, जब भी 50 cm से कम बारिश होती है हम उसी को बोलते हैं डेजर्ट। जब 50 cm से कम बारिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट। यानी यहाँ बिलो 50 cm 50 सेंटीमीटर से भी नीचे क्या हो रही है? बारिश। आगे समझ में, तो ड्राई पीरियड छोटा वाला है लंबा? वेरी लॉन्ग, याद रखिएगा। लिखिए देयर इज वेरी लॉन्ग ड्राई पीरियड, देयर इज वेरी लॉन्ग ड्राई पीरियड, क्योंकि बारिश ही नहीं होती ना, तो हमेशा ड्राई पीरियड रह जाएगा। देयर इज वेरी लॉन्ग ड्राई पीरियड। फिर लिखिए लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर पानी की कमी। फिर लिखिए लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर से क्या समझते हैं आप लोग? पानी की कमी। कहाँ कौन सी पानी? याद रखिए जब क्या बोला आपने? अंडरग्राउंड वाटर। दो तरह का वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। ब्रैकेट में लिखिए सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। याद रखिएगा जब भी कोई पानी की कमी बोले वहां बारिश की बात नहीं कीजिएगा, वो रेनफॉल होता है। आप बोलिएगा जमीन पर पानी और जमीन के नीचे सब पानी कम होता है। लिखिए आप बोले सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, यानी पानी की कमी में दोनों की कमी को दिखाया जाएगा। आगे समझ में, इसका मतलब यहाँ की सॉइल क्या हो गई? ड्राई हो गई। लिखिए सॉइल इज ड्राई है, मिट्टी भी सूखी मिट्टी है, वो कहां से पेड़ को पकड़ पाएगी? सॉइल इज ड्राई है, ठीक है। तो बताइए क्या यहाँ पर पेड़ वेजिटेशन ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम। वेरी लेस वेजिटेशन कहां से होगा? जब पानी है नहीं, मिट्टी में जमीन है, तो कहां से वेजिटेशन करती सुना होगा? क्या लिखा? वेरी लेस वेजिटेशन, वेरी लेस वेजिटेशन। तो यहाँ पर बहुत कम होंगे वेजिटेशन होंगे। लेकिन वेजिटेशन कैसा होगा? वेजिटेशन कैसा होगा कभी सोचा है आप लोगों ने? चलिए अब आपको एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहीं का एक पेड़ हूँ, क्या हूँ? पेड़, और मेरा नाम है ट्री कुमार, ठीक है? क्या नाम है मेरा?
ट्री कुमार। तो मैं पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है? ट्री कुमार। कोई दिक्कत नहीं? गुड। बदल नहीं करेंगे। ठीक है। और ये है मेरा पत्ता। ये हाथ क्या है बच्चे? मेरा पत्ता है। पत्ता समझते हैं आप लोग? लीफ। तो मैंने सुना है कि आजकल पेड़ जो है पत्ते से ही अपना वो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, यानी पत्ते का किचन, पेड़ का किचन उसका वो लीफ है, पत्ता है। तो इस पत्ते पे पड़ रही है रोशनी, खाना बन रहा है। लेकिन मुझे याद आया यहाँ तो पानी कम है, ड्राई पीरियड लंबा है, तो जड़ ही तो पानी लेगी, लेकिन क्या जमीन के ऊपर पानी है? जमीन के नीचे पानी है, तो जड़ को तो पानी ही नहीं मिलेगा। और बेचारे को जो थोड़ा बहुत पानी मिला वो जब सन की रेस पड़ेगी तो इवेपोरेशन करके उड़ा देगी। तो जब इवेपोरेशन ही करके उड़ा देगी तो काहे का पानी, तो फिर काहे का खाना? जब नहीं है राशन तो फिर काहे का भंडारा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब है क्या पौधे को खाना मिलेगा? पौधा खत्म हो जाएगा। रूल नहीं है। तो मान लीजिए कि मैं ट्री को मानूं और मुझे तो जीना है, समझ सकते हैं? गुड। तो अब खाना तो पत्ते को बना रहा हूं, पत्ते से बना रहा हूं, लेकिन सन की रेस पड़ रही है और पत्ते से पानी उड़ जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, पत्ते को ही गिरा देता हूं, पानी उड़ेगा ही नहीं। तो चलिए मैंने पत्ते को गिरा दिया, लेकिन शर्त यह है कि दोबारा पत्ता आना चाहिए जैसे दूसरे पेड़ों में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ड्राई पीरियड क्या है बच्चे? लंबा है, बहुत लंबा है। बारिश तो हो ही नहीं रही, तो क्या नया पत्ता आ पाएगा? नहीं। तो अगर मैं पत्ता गिरा दूं और नए पत्ते के इंतजार में रहूं तब तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा, खाना कहां से मिलेगा? इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है मुझे पत्ते को रखना भी है और पानी को इवेपोरेट होने से बचाना भी है। तो क्या मैं इस पत्ते का एरिया कम करूं? एरिया कम करूं? जितना कम करूंगा उतना इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। तो जरा केयर कीजिएगा, मैंने पत्ते का एरिया कम करना शुरू किया, करते 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 इतना कम कर दिया कि पत्ता किसमें बदल गया? कांटा में। अब पता चला कि रेगिस्तान में कांटे वाली झाड़ी क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि तेज गर्मी में इवेपोरेशन को बचाने के लिए पत्ता है वो किसका रूप ले लेता है? कांटे का, और पेड़ कटनी झाड़ी पे बदल जाता है। ये जैसा देखिए, इसका मतलब है वो जो कांटा दिखेगा आपको सूखे का, वो कांटा नहीं, वो क्या है? उसका पत्ता है, उसका लीफ है। आप उस पत्ते को तोड़ सकते हैं। लिखिए, लिखेंगे evaporation is high here. Due to high temperature, evaporation is high here. Due to high temperature, evaporation is high here. Due to high temperature, evaporation is high here. क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या है यहाँ पर? हाई है। इवेपोरेशन क्या है यहाँ पर? हाई है। अब पत्ते को इवेपोरेशन को बचाना है, तो लिखिए to save from the evaporation, 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 leaves change in form, leaves change in form, leaves change in form, change in form, and vegetation becomes, and vegetation becomes dry thorny bushes, and vegetation becomes dry thorny bushes, and vegetation becomes dry thorny bushes। और वेजिटेशन किसमें बदल जाता है? क्या बोलिएगा आप लोग? ड्राई थॉर्नी बुशेस। अब समझ में आया कि वेजिटेशन किसमें बदल गया? ड्राई थॉर्नी बुशेस। यही है बच्चे डेजर्ट, यानी सिर्फ पानी है जिसने उसके नेचर को बदल दिया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, या जनरली हम कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, न कि कुआं प्यासे के पास आता है ना?
जरा इस कहावत को मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। मान लीजिए ये जमीन है डेजर्ट की, यहाँ टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब इवेपोरेशन हाई है, तो जमीन के ऊपर भी पानी नहीं है, जमीन के नीचे भी पानी नहीं, लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं वहां तक है जहां तक सन की रेज की गर्मी उसको उड़ा देती है। इसका मतलब है नीचे में पानी होगा। इसका मतलब है रेगिस्तान में जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, वो क्या है, बहुत ही नीचे है। लिखेंगे अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी डाउन हियर, अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी डाउन हियर, अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी डाउन हियर। यानी जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो यहाँ पर क्या है, बहुत ही नीचे है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी डाउन हियर। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि गलती से किसी पेड़ ने यहाँ जन्म ले ही लिया, तो बेचारा पहले तो बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है, प्लस यहाँ पानी नहीं है, तो बेचारा वो छोटा सा पेड़ रह गया, ट्री कुमार, और उस पर कांटे लग गए। देखिए कांटे तो लग गए। अब मैं नहीं, मैं ट्री कुमार हो गया मेरा काम, अब अलग लोग, ठीक है, इसमें कांटे भी लग गए। अब ये है इनका रूट, अब रूट को चाहिए पानी, तो पानी है यहाँ, इसका मतलब ये प्यासा है, कुआं यहाँ है, तो प्यासा किसके पास आएगा, कुएं के पास। तो रूट छोटी होगी या लंबी होगी, अब पता चला कि कोई भी कांटे वाली जो पेड़ होती है उसकी जड़ बहुत ही लंबी होती है। लिखिए रूट्स आर वेरी लॉन्ग हियर, समझ आया। अगर आपको यकीन नहीं हो तो किसी के घर में कोई कैक्टस वगैरह लगा हो तो गमला तोड़कर उखाड़ कर देखिएगा, जड़ लंबी दिखेगी, फिर सॉरी बोलते नहीं जाना तो बोलिएगा। लिखिए रूट्स आर वेरी लॉन्ग हियर, रूट्स आर वेरी लॉन्ग हियर। याद रखिए पानी की तलाश है, इसलिए पेड़ों की जड़ भी बहुत होती है लंबी। अच्छा, आप क्या करते हैं, पत्तों में पेड़ में नए पत्ते भी आते हैं, नए फूल भी आते हैं, तो बेचारे इतने भी तो नए पत्ते और फूल आने चाहिए, लेकिन दिन में तो बहुत गर्मी है, लेकिन रात को क्या होगी, ठंडी, क्योंकि फिजिक्स कहता है जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना टेम्परेचर लो होगा। इसका मतलब रेगिस्तान की रातें ठंडी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा, नए पत्ते फूल खिलेंगे, इसलिए डेजर्ट वेजिटेशन में नए पत्ता और फूल हमेशा कब खिलता है, रात में। लिखिए न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स कम इन द नाइट, न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स ग्रो इन द नाइट, न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स ग्रो इन द नाइट, न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स ग्रो इन द नाइट। यानी जो नए पत्ते हैं और जो नए फूल हैं वो सब कब खिल रहे हैं, रात में। ये एक खूबी है। आगे ठीक, अब बताइए ये जंगल घने होंगे या हल्के होंगे। लिखिए वेरी स्कैटर्ड वेजिटेशन, वेरी स्कैटर्ड वेजिटेशन, वेरी स्कैटर्ड वेजिटेशन मतलब बिखरा हुआ, वेरी स्कैटर्ड वेजिटेशन फाउंड इन गुल, फाउंड इन गुल, गुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन गुल। अब आपके दिमाग में आ रहा है सही गुल क्या है, भैया ने गुल क्या है, भैया को इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ताकि मैं समझा सकूं वही है, बोलिए। हाँ, छोटा छोटा पेड़ होता है। देखिए आपने सही कहा, क्या कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कैक्टस या सूखी झाड़ी अगर लगती है तो देखते हैं एक ही जगह झुंड में दिखेगी और फिर दूर तक नहीं दिखेगी, फिर कहीं दूर में झुंड में दिखेगी, वो जो झुंड में जो दिखती है उसी को गुल कहते हैं। तो ये जो वेजिटेशन होता है ग्राइंडुसेस, वो एक ही जगह क्यों होती है, हो सकता है वहाँ पानी हो, जमीन के तब तो लोग झुंड बनाते हैं और फिर बिखर जाते हैं क्योंकि हर जगह पानी नहीं होता। तो याद रखिएगा कि डेजर्ट वेजिटेशन गुल में मिलता है, ये एक वर्ड याद रखिएगा। क्लियर हो चुका। फिर लिखिए वेरी लेस बायोडायवर्सिटी, वेरी लेस बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, वेरी लेस बायोडायवर्सिटी, वेरी लेस बायोडायवर्सिटी, वेरी लेस बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी बच्चे, बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए सब कुछ पानी
ओके, अब लिखिए इंपॉर्टेंट वेजिटेशन। अब इंपॉर्टेंट वेजिटेशन का नाम बताइए। लिखिए इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट वेजिटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट वेजिटेशन में पहले लिखिए बबूल। बबूल समझते होंगे आप लोग, बबूल भी समझते होंगे, बिग बबूल भी समझते होंगे। समाज में कुछ लोग फुलाकर छोड़ देते हैं, समझ में आया? बबूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए एकेशिया। एकेशिया, हाँ भाई अकाशिया, एकेशिया लिख लीजिए। फिर लिखिए कैक्टस। कैक्टस, कैक्टस के बाद लिखिए खेजड़ी। खेजड़ी क्या, किसका प्लांट? डेट, हाँ खजूर, लिखिए डेट्स। डेट्स, DATES, डेट्स, डेट्स, ठीक। खेजड़ी लिखा आपने, डेट्स लिख लिया। फिर लिखिए खैर। खैर, खेजड़ी, कीकर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बबूल, एकासिया, कैक्टस, खेजड़ी, डेट्स, खैर, कीकर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा है, इन पीडीएफ में ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा है किसे डेजर्ट का ब्रेड कहते हैं? ब्रेड ऑफ डेजर्ट मतलब डेजर्ट की रोटी। लगाइए दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। खैर, इनको खजूर डेट नहीं समझ में आ रहा है। खैर कौन खाता है? खजूर खाते हैं ना, डेट्स, तो हो गया ना। फिर डेट्स के आगे लिखिए ब्रेड ऑफ डेजर्ट। ब्रेड ऑफ डेजर्ट, डेट्स के आगे क्या लिखिएगा? ब्रेड ऑफ डेजर्ट। डेट्स लिखा आपने, खजूर, इसके आगे लिखिए ब्रेड ऑफ डेजर्ट। तो खजूर को क्या बोलते हैं? डेजर्ट की रोटी। लेकिन आपने जो खैर कहा, तो इस बात का कोई खैर नहीं है, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए कि खैर क्या होता है। खैर एक पेड़ है, पेड़ का छाल समझते हैं, बात, उससे क्या बनता है? कभी सोचा है आपको? बड़े में आप बताएं प्लीज, सोचा है? सर एक तो स्पाइसेस होता है और क्या या फिर जड़ी बूटी होता है। आपको जानकर खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मतलब नॉर्मल पेड़ों से ही होता है बनाना। सुनिए, दाल, चलो कुछ स्पाइसेस हो जाएंगे। हो गया, ठीक। आपने कभी पान खाया है? हाँ, मीठा पान कोई खाया है? अगर आपको याद हो तो जब आपने पान खाया था तो उसने पहले पान का लीफ रखा है, फिर उस पर चूना और एक लिक्विड लगाते हैं ब्राउन सा कटका। हाँ लगा है, आपको नहीं पता क्या लगाया जाता है? कटका। क्या लगता है? कटका। वही है खैर पेड़ का छाल, बाल। क्या है वो? इसी खैर का बाल है। और याद रखिए उसको ड्रग्स में डील करते हैं। किसमें डील करते हैं? ड्रग्स में। अगर आप इस पेड़ के छाल को कहीं इधर-उधर करेंगे, दिस इज इलीगल एंड क्राइम, इसको स्मगलिंग में किया गया है। तो खैर से आगे डैश लेके लिखिए बीटल। बीटल कथे को इंग्लिश में पता नहीं क्या होता है, बीटल लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। पान का कटका इससे बनता है, बीटल। खैर पेड़ से क्या होता है? बीटल, BEETEL, बीटल। तो जो पान खाते हैं तो पान में कत्था लगता है बच्चे। कोई पान की दुकान हो तो आप अपनी जानकारी के लिए पूछेगा, वो उड़िया भाषा में आप हाँ खैरो, तो यही है खैर पेड़ के छाल से बनता है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, वो पान का कत्था इसी से बनता है, ठीक। अब इसका एरिया लिखिए, कहाँ ये पेड़ है? एरिया लिखिए, एरिया, इसका एरिया लिखिए। सबसे पहले लिखिए वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। फिर लिखिए मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, मिड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। अब क्या कीजिए,
अब डेजर्ट हो गया यानी पानी खत्म हो गई। अब डेजर्ट के अलावा और तो कहीं कुछ होता ही नहीं, तो जंगल है या खत्म हो गया? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जैसा बारिश वैसा जंगल। पानी ज्यादा था तो एवरग्रीन, कम हुआ सेमी एवरग्रीन, और कम हुआ डेसिडुअस, और कम हो गया यानी मिनिमम हो गया तो बन गया डेजर्ट। अब तो बारिश मिनिमम नहीं होगी, तो जंगल बचा है या खत्म हो गया? याद रखिए यही सिंगल कॉन्सेप्ट है जो टीचर बताकर आपको डिस्टर्ब कर देंगे। याद रखिए जैसा बारिश वैसा जंगल, वो यहीं तक था, अभी और भी जंगल बाकी है, पर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जैसा बारिश वैसा जंगल। नेक्स्ट जंगल का नाम लिखिए। अभी ऐसे कैसे जंगल खत्म हो जाए? इतना सब पढ़ाकर छोड़ देंगे, वो नहीं, अभी जंगल बाकी है। और मेरे नाम लिखते ही आप लोग समझ जाएंगे। तो फिर ऐसे कैसे होगी? उड़ीसा में बैकग्राउंड करके आप अगर मैंग्रोव को छोड़ देंगे तो फिर तो मुझे इसके घर का पानी डूब जाना है। लिखिए मैंग्रोव ऑब्लिक ऑब्लिक, इसके और भी नाम है, मैंग्रोव ऑब्लिक गरान, गरान ऑब्लिक सुंदरबन, सुंदरबन ऑब्लिक स्वैम्प ऑब्लिक डेल्टाई ऑब्लिक कच्छ ऑब्लिक टाइडल ऑब्लिक सेलाइन ऑब्लिक फ्लोटिंग ऑब्लिक लैंड वाटर ट्रांजिशन, ऑब्लिक कोस्टल वेजिटेशन। कोई भी नाम नहीं भूलिएगा, सब पूछा गया है। मैंग्रोव गरान, मैंग्रोव गरान, सुंदरबन, स्वैम्प, डेल्टाई, कच्छ, टाइडल, सेलाइन, फ्लोटिंग, लैंड वाटर ट्रांजिशन, कोस्टल वेजिटेशन। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना नाम रखना होगा, नहीं, इसे लिखने की बात है। जैसे पढ़ा तो ये आपके दिमाग के अंदर है, ये तुरंत निकल जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि मैंग्रोव जंगल कहाँ मिलता है। पहले तो कोई भी नाम नहीं भूलिएगा, फिर तुरंत समझा देते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि मैंग्रोव जंगल कहाँ मिलता है, तो ये देखिए, ये भारत बना दिया मैंने, तो भारत का ये क्या है? कोस्टल पार्ट। ये क्या है? कोस्टल पार्ट। तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कोस्टल पार्ट में मिलते हैं। किसमें? कोस्टल पार्ट। लिखिए, इट इज फाउंड विद द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, इट इज फाउंड विद द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, इट इज फाउंड विद द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, इट इज फाउंड विद द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, इट इज फाउंड विद द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है इंडिया के कोस्टल लाइन में मिलेगा। क्लियर है? और क्या कीजिएगा कि कोस्टल लाइन साउथ की तरफ है, इसका मतलब टेंपरेचर भी हाई होगा। देखिए हाई टेंपरेचर है, हाई टेंपरेचर है, हाई टेंपरेचर हियर, ठीक है, टेंपरेचर भी हाई होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ कोस्टल पार्ट, यही ना कोस्टल पार्ट। तो बताइए मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? कोस्टल पार्ट में। पर कोस्टल पार्ट में तो जमीन भी है और कोस्टल पार्ट में तो पानी भी है, यही कहा ना मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ये जंगल कोस्टल पार्ट में मिलेगा, लेकिन कोस्टल पार्ट में रहने का क्या मतलब है? जमीन पर मिलेगा या पानी के अंदर मिलेगा? तो क्या बोलिएगा? क्वेश्चन तो यहाँ फंसेगा। कोस्टल पार्ट में मिलेगा, लेकिन कोस्टल पार्ट में कहाँ मिलेगा? जमीन पर मिलेगा या पानी में मिलेगा? तो क्या जवाब दिया जाए?
ठीक है बीचों बीच, लेकिन जमीन पर या पानी में? याद रखिएगा जमीन पे। एक बात सुनिए, अगर जमीन होता तो मुझे कौन सा वेजिटेशन के साथ बना देते? क्या दीजिएगा? सिर्फ क्वेश्चन पानी किसमें मिलेगा? ये कोस्टल बेल्ट में, लेकिन पानी में मिलेगा। देखिए इट इज फाउंड इन सी वाटर, इट इज फाउंड इन सी वाटर, इट इज फाउंड इन सी वाटर। समझ में आया? प्लीज याद रखिएगा ये समुद्र के पानी के भीतर मिलता है। कोस्टल एरिया होता है लेकिन समुद्र के पानी के अंदर मिलेगा, किनारे पे। हाँ तो किनारा ही कह रहे हैं, गहरे सागर नहीं कह रहे हैं, किनारे। मतलब ये थोड़ी आगे थोड़ा 2-4 किलोमीटर चलने के बाद मैं भी चलने लगी सैंड रेत। देखिए बच्चे सुनिए, जहाँ समुद्र का किनारा होता है वहाँ सैंड सॉइल सब मिक्स होता है। आपको याद है 2 नंबर का सैंड सिल्क क्ले सीक्वेंस, तो सब है सैंड सिल्क क्ले, तो वही किनारा है मिट्टी की जैसा मिक्स होता है ऐसे सुनिए। अच्छा अब जो मैं बोलूँ दाएं बोलिएगा, इसका मतलब ये जंगल समुद्र के किनारे मिलेगा। समुद्र का पानी मीठा होता है या सलाइन? बोल दिया ना सलाइन वेजिटेशन। क्या टाइड समुद्र में नहीं आता? बोल दिया ना टाइड वेजिटेशन। क्या डेल्टा समुद्र के किनारे नहीं होता? बोल दिया ना डेल्टा वेजिटेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या रखना? कोस्टल वेजिटेशन नहीं समझ में आया आपको? ट्रिक बैठा लो दिमाग में, जहां भी समुद्र के पानी का सेंस आए, जहां भी समुद्र के पानी का सेंस आए, सीधा बोलना है मैंगो। सीधा क्या बोलना है? मैंगो। गल्फ ऑफ कच्छ तो समुद्र हो गया ना। यूपीएससी 2005 गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा वेजिटेशन क्या बोल दिया? मैं बोल दिया इसको कच्छ वेजिटेशन। समझ में आया? और अगर ये सोचिए इसमें सारा नाम समुद्र के पानी से जुड़ा है जी। हाँ अब समझाई है। अब जहाँ लैंड और वाटर दोनों मिलेगा, क्या उसका ट्रांजिशन नहीं होगा? तो क्या इसको लैंड वाटर ट्रांजिशन फॉरेस्ट नहीं कह सकते? देखिए क्या है, गहरा एक ठीक है, एक में नहीं गहरा सुंदर का कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा। इट इज क्लियर? हाँ उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और बाकी तो मड कीचड़ होगा कि समुद्र के किनारे स्वयं, तो बोल दिया स्वयं वेजिटेशन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये समुद्र के पानी में है लेकिन ये पानी में डूबती नहीं। इसका मतलब इसकी जो लकड़ियां हैं वुड, वो पानी के ऊपर क्या है? तैरती है। क्या इसको फ्लोटिंग फॉरेस्ट नहीं कह सकते? फ्लोटिंग का मतलब क्या है? यूपी से पूछा गया है फ्लोटिंग वेजिटेशन। सब सोच रहे हैं फ्लोटिंग वेजिटेशन कहां से आ गया, तो लोग कुंभ भी नहीं बोलते, वो हरा हरा पानी में ऊपर तालाब में तैरता है, वो आज भी उसी में तैर रहे हैं। मैंने बता दिया मैंने तो तैरना मेहनत थोड़े जंप लेना आई बात समझ में? तो इसी को क्या बोलेंगे? इसकी लकड़ी पानी के ऊपर तैरती। समझ में? लिखिए woods floating on water, woods floating on water, woods floating on water, woods floating on water। तो इनकी लकड़ी पानी के ऊपर क्या होती है बच्चे? तैरती है। इसका मतलब पानी के ऊपर। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये 2 पेन है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गैप। और जब हम इसको मोड़ेंगे तो कट करके टूट जाएगा क्योंकि गैप है। अब इन दोनों को ऐसे चिपका देते हैं और जब मोड़ेंगे तो देखिए लचक आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज में गैप होगा तो टूट जाएगी, लेकिन अगर चिपका होगा तो मुड़ जाएगी। तो इनकी लकड़ियां पानी के ऊपर तैरती हैं। ध्यान से सुनिएगा, पानी के ऊपर तैरती है और समुद्र के पानी में नमक होता है। इसका मतलब ये नमक को क्या करती है? टॉलरेट करती है। इसका मतलब है ये वेजिटेशन नमक को भी क्या कर लेती है? टॉलरेट करती है। लिखिए इट टॉलरेट्स द सॉइल, इट टॉलरेट्स द सैलिनिटी ऑफ वाटर, इट टॉलरेट्स द सैलिनिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? जबकि नमक किसी चीज को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन ये नमक को भी टॉलरेट कर लेती है। इट टॉलरेट्स, लिखिए इट टॉलरेट्स द सॉल्ट ऑफ या सैलिनिटी ऑफ वाटर। लिख लिया आपने? सैलिनिटी ऑफ वाटर, it tolerates the salinity of water।
इसका मतलब ये पानी की सैलिनिटी को क्या करती है, टॉलरेट करती है। बच्चे इसलिए टॉलरेट करती है कि इनके जो फाइबर होते हैं रेसे आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, तो पानी अंदर नहीं जा पाता, इसलिए नमक को क्या करती है, सस्टेन करती है। और जब ये आपस में चिपके होते हैं तो जब आप इसको मोड़ेंगे तो फ्लेक्सिबल होगा, इसका मतलब इनकी लकड़ी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। देखिए वुड्स आर फ्लेक्सिबल, वुड्स आर फ्लेक्सिबल, वुड्स आर फ्लेक्सिबल, तो इनकी लकड़ी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तभी तो पानी के ऊपर तैरती है, समझ में आया। तो छोटे छोटे जहाज, पानी के जहाज लोकल लोग इसी से बनाते हैं, ठीक है। लिखिए बोट इज मेड लोकली, बोट BOAT, बोट सॉरी बोट इज मेड लोकली, लोकली आप क्या बना लेते हैं यहाँ पर, बोट। पहले पुलिस के डंडे इसी से बनते थे, पहले पुलिस वाले के जो रूल होते थे, डंडे होते थे फोर्स के, वो इसी से बनते थे कि अपराधी टूट जाए डंडा नहीं टूटे, क्योंकि डंडे में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ना वो पाइप वगैरह जैसे चीजें वेट कंट्रोल के लिए दी जा रही है, तो पहले इसी से होता था। तो इस बात को याद रखिएगा कि मैंग्रोव जंगल की खूबी, ठीक है, इनकी लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये लचीली होती है। इसी का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक दो बातें और हो जाए। इनका जो जड़ होता है वो पानी के अंदर होता है और पेड़ का होता है पानी के ऊपर होता है। तो जानते हैं इनकी जड़ ऊपर आती है इनको सपोर्ट देने के लिए, इनकी जड़ क्या करती है, ऊपर आती है इनको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ग्रेविटी जड़ को कहाँ खींचता है, नीचे। और अगर जड़ ऊपर आ रही है इसका मतलब है एंटी ग्रेविटी, यानी मैंग्रोव का जड़ क्या होता है, एंटी ग्रेविटी। लिखिए इट कीप्स एंटी ग्रेविटी रूट्स, इट कीप्स एंटी ग्रेविटी रूट, इट कीप्स एंटी ग्रेविटी रूट। भूलिएगा नहीं, इनकी जड़ क्या होती है, एंटी ग्रेविटी, पानी के ऊपर आती है। और जानते हैं इनके जड़ इनको सपोर्ट करती है, क्या करती है, सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, यूपीएससी में आया मैकेनिकल सपोर्ट। लिखिए रूट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, रूट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है। रूट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट यानी रूट्स इनको क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हिच वेजिटेशन इज नेचुरल गार्ड, व्हिच वेजिटेशन इज नेचुरल गार्ड, कौन सा जी, हाँ वही समझाना चाहता हूँ कौन सा जंगल है वो क्या है, नेचुरल गार्ड। तो चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा जंगल क्या है, नेचुरल गार्ड है। सभी लोग ध्यान से देखें, ये मैंग्रोव जंगल है और ये इस तरह दिखता है, पानी के अंदर इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। अब समुद्र में क्या रहता है, करंट, लहर, तो ये लहर जब तेजी से आएगी तो किससे टकराएगी, मैंग्रोव से, किससे टकराएंगी, मैंग्रोव से। तो मान लीजिए ये लहर आ गई है और मैंग्रोव से टकराए, लकड़ी क्या है, लचीली, फ्लेक्सिबल होगी, एक्शन विद रिएक्शन, फ्लेक्सिबल होगी तो फिर बैक मारेगी और बैक मारेगी तो पानी को वापस क्या करेगी, समुद्र में फेंक देगी। क्या कोस्ट को कुछ नुकसान पहुंचेगा, नहीं। तो बताइए कौन सा वेजिटेशन है जो कोस्ट को प्रोटेक्ट करती है, मैंग्रोव। और कौन सा जंगल है जो भारत का नेचुरल गार्ड है, मैंग्रोव। तो बताइए समुद्र के तूफान से कौन बचाएगा, मैंग्रोव। बाढ़ से कौन बचाएगा, मैंग्रोव। सुनामी से कौन बचाएगा, मैंग्रोव। साइक्लोन से कौन बचाएगा, मैंग्रोव। इसलिए मैंग्रोव जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए इट प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन, आया समझ में, इट प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन फ्रॉम, it protects the coastline from sea storm, it protects the coastline from sea storm, यानी समुद्र के अंदर का कोई भी जो स्टॉर्म है, क्लियर है, कोई भी स्टॉर्म है उससे कौन बचाएगा आपको, मैंग्रोव। hence it is natural guard, hence it is natural guard। भूलिएगा नहीं, यही जंगल क्या है बच्चे, ये नेचुरल गार्ड है, क्योंकि आपको नेचुरली क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। तो भूलिएगा ये जो जंगल है ये एक तरह का क्या है, नेचुरल गार्ड है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर एक खास पेड़ की जाति ज्यादा मिलती है, जानते हैं, सुंदरी ट्री। लिखिए सुंदरी ट्री इज फाउंड ऑन लार्ज स्केल, सुंदरी ट्री इज फाउंड ऑन लार्ज स्केल, सुंदरी ट्री इज फाउंड ऑन लार्ज स्केल।
तो बताइए बड़े पैमाने पर कौन सा पेड़ मिलता है? सुंदरी का पेड़, इसलिए इस जंगल का क्या नाम है? सुंदरबन। ऐसा समझ में, हेंस इट इज कॉल्ड सुंदरबन। ये है सुंदरबन, ये मत सोचिएगा यहाँ बैठ के कोई आंसर लग रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड सुंदरबन। आगे समझ में, ये ही सुंदरबन। जानते हैं इसका हिंदी में एक और नाम है, हिंदी में इसका नाम है अनुपवन। अनुपवन, जैसे मेरा नाम तो जानते ही आप। अच्छा, मैंने लेकिन कभी अपना नाम नहीं बताया आप लोगों को, आज गलती से बता दिया किट कुमार। खैर मेरा नाम तो मैं कभी किसी क्लास में नहीं बताता, जानते तो आप लोग सब होंगे, उसमें आता है ना मैसेज में। तो अनूप तो खैर मेरा ही नाम है, तो इसका एक नाम है अनुपवन हिंदी में। अब अनूप का मतलब जानते क्या होता है? कीचड़। अनूप का मतलब क्या होता है? कीचड़। इसके अवे फ्रॉम कीचड़, कीचड़ से दूर रहना चाहिए। तो अनूप का मतलब क्या है? आपने क्या बोला? सुंदर। हाँ, ये भी होता है, अनूप का मतलब सुंदर भी होता है, लेकिन अनूप का मतलब ज्यादा क्या समझेंगे? कीचड़। तो अनूप का मतलब क्या है? कीचड़। तो कीचड़ में ये जंगल होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अनुपवन। समझ में आया? अनुपवन, ये हिंदी में भी एक वर्ड है, क्योंकि अनूप का मतलब कीचड़ होता है, पंख होता है। समझ में आया? ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये कीचड़ में भी मिलेगा और ये आपको बचा के रखेगा, इसलिए यहाँ पर एक पेड़ की क्या है? ये। अच्छा, यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है, देखिए हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी। यहाँ बायोडाइवर्सिटी में क्या है? ज्यादा, हाई बायोडाइवर्सिटी। याद रखेंगे, हाई बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी में दो चीजें होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूले से सीख लेते हैं, तुरंत आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी में बच्चे दो चीज होता है, एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट। एक चीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल। क्या बोलते हैं? एनिमल। तो जो प्लांट होता है बच्चे, इसी को बोला जाता है फ्लोरा, और जो एनिमल होता है इसी को बोला जाता है फौना। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई है, तो ठीक है, यानी फ्लोरा भी ज्यादा है और फौना भी ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने मेरी तरह अगर आपसे पूछ दिया कि फ्लोरा ज्यादा है या फौना ज्यादा है या दोनों ज्यादा है, तो क्या बोलिएगा? फ्लोरा ज्यादा है और फौना कम है। बच्चे मुझे बताएं यहाँ किस पेड़ का मेजॉरिटी? सुंदरी। किसका मेजॉरिटी है? सुंदरी। तो ज्यादा क्या मिलेगा? सुंदरी। तो पेड़ का डाइवर्सिटी ज्यादा होगा या कम होगा? कम हो गया ना, एक ही तरह का पेड़ मिला है सुंदरी, तो एक ही पेड़ ज्यादा मिलेगा तो उसका डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पानी के भी जानवर मिलेंगे और जमीन के भी जानवर मिलेंगे, तो जानवर का डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा और प्लांट का डाइवर्सिटी घट जाएगा। इसका मतलब है डाइवर्सिटी ज्यादा तो है लेकिन फ्लोरा कम है, फौना ज्यादा है। समझ में आया? लिखिएगा, बट फौना इज मोर देन फ्लोरा, बट फौना इज मोर देन फ्लोरा। समझ में आया? जब एक ही पेड़ ज्यादा मिले तो फ्लोरा का अंतर कम हो गया ना, ये कहने का मतलब है। तो थोड़ा मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया, यहाँ पर फ्लोरा क्या होगा लिखा आपने, फौना इज मोर देन फ्लोरा, तो फौना ज्यादा होगा। और बताइए इसमें कौन सा जानवर स्पेशलाइज्ड है? टाइगर। आपने सही कहा, क्रोकोडाइल। सरकार ने बोल गया टाइगर, लेकिन कौन सा टाइगर? पूरा नाम लीजिए, रॉयल बंगाल टाइगर। लिखिए, रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड हियर। छोटा मोटा टाइगर नहीं, कॉम्प्लेन वाले बिल्ला नहीं मिलेगा, टाइगर लिखिए, रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड हियर। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलेगा और वो भी मिलेंगे तरह तरह के, वो जमीन पर जो चलते हैं, दो हाथ फैलाए हुए किंग, ऐसे ही चलता है, पूरा कलाकारी कर रखा है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर वो मिलेगा, ठीक है? अब इसका एरिया लिखिए, कहाँ कहाँ मिलेगा? एरिया लिखिए, एरिया। सबसे पहले बच्चे ट्रिक याद रखिएगा, मेरा तरीका से पढ़ने का सुन लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए कोस्टल एरिया, बात खत्म। कोई पहले लिखिए कोस्टल एरिया, पहला एरिया क्या लिखिएगा? कोस्टल एरिया। अब सुन लीजिए सभी लोग, जब मैंने समुद्र कह दिया इसका मतलब कोई भी समुद्र की बात आएगी सीधे बोलेंगे मैंग्रोव, सिंपल। लेकिन और फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, पहले आपने कोस्टल एरिया लिखा, फिर लिखिए गल्फ एरिया, लिखते चलिए, सब तो वही है, बस लिखने की बात है। गल्फ एरिया, डेल्टा एरिया, टाइडल एरिया,
गल्फ एरिया, डेल्टा एरिया, टाइडल एरिया, एस्चुअरी एरिया, एस्चुअरी एरिया, ESTUARY, एस्चुअरी एरिया, एस्चुअरी एरिया, ठीक, ओके। फिर हाँ हो तो गया, लगभग तो सब हो ही गया। बस याद रखिएगा जहां समुद्र का किनारा है वहां यही सब मिलेगा, डेल्टा वगैरह। अच्छा फिर लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। नेक्स्ट लिखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, थोड़ा यहाँ कुछ खास बातें बताऊंगा। वेस्ट बंगाल, उसके आगे तीर लगा के लिखिए 24 परगना, 24 परगना, वेस्ट बंगाल डैश 24 परगना, PARGANA, जिला है ये 24 परगना, 24 परगना, समझ में आया? उससे क्या आगे सुन ली, यही है वो 24 परगना, नक्सलवाड़ी, लाल सलाम, यहीं से निकला, समझ में आया? और यही 24 परगना है बच्चे जहां रॉयल बंगाल टाइगर है, समझ में आया? जिसका इलीगल पोचिंग बोलते हैं, पोचिंग, उस इलीगल हंटिंग करते हैं ना बाघ के खाल के लिए, जो करोड़ों रुपयों में बिकता है, वैसे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पर इलीगल पोचिंग करते हैं, इसलिए ये सब बहुत सेंसिटिव है। दूसरी बात क्या है कि याद रखिएगा ये समुद्र का एरिया है, बगल में म्यांमार है, उधर क्या है चाइना है, म्यांमार होकर भारत को डिस्टर्ब करता है, और बगल में कौन है बांग्लादेश, बांग्लादेश डिस्टर्ब करता है, इलीगल माइग्रेशन, रोहिंग्यास बांग्लादेशी, ये सब इधर से इनकर जाते हैं। सोचिए कितना सेंसिटिव है, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर, समझ में आ रहा है? हाईली सेंसिटिव एरिया है, और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर स्पेशलाइज्ड है। फिर डैश देके लिखिए रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर डैश देके लिख लीजिए, यानी रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पर क्या है बच्चे, वो स्पेशलाइज्ड है, समझ में आया? ठीक, चलिए यहाँ पर जाकर हमने मैंग्रोव जंगल को भी कंप्लीट किया। अब जंगल है या खत्म हो गया? जमीन बतानी है, समुद्र का किनारा बतानी है, यही तो गलती है बच्चे, नहीं खत्म हुआ जंगल। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जंगल है जो आप लोग नहीं सोच रहे हैं, पूरा का पूरा हिमालय बाकी है, समझ में आया? नेक्स्ट जंगल लिखिए माउंटेन वेजिटेशन, ऐसे कैसे जंगल खत्म हो जाएगा? माउंटेन वेजिटेशन इंपॉर्टेंट का नाम लगा दीजिए। यहाँ इतना अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाल बराबर है, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन मैं फिर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नहीं समझा पाऊं। लेकिन आपको माउंटेन वेजिटेशन, ओके, माउंटेन वेजिटेशन याद रखिए, माउंटेन वेजिटेशन का अनदर नेम क्या है? हिमालयन वेजिटेशन या अल्पाइन वेजिटेशन। लिखिए इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज हिमालय और अल्पाइन वेजिटेशन, it is also known as Himalay or alpine vegetation, it is also known as Himalay or alpine vegetation, it is also known as Himalay or alpine vegetation, it is also known as Himalay or alpine vegetation, it is also known as Himalay or alpine vegetation, it is also known as Himalay or alpine vegetation। यानी इसी को हिमालय वेजिटेशन कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? हिमालय वेजिटेशन ही अल्पाइन वेजिटेशन है। कभी अल्पाइन वेजिटेशन आ जाए तो घबराइएगा नहीं, वो हिमालय की बात करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी लोग क्या कीजिए, याद रखिए प्री मेंस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट्स ऐसा बनाना मेंस में भी इसी को छाप देना, समझ में आ रहा है? जीएसओ ऑप्शनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दे दिया बेस्ट दिया है बच्चे। मैं इसका भुगतान हूँ 2008 हरियाणा सिविल सर्विस का मैं जीएस टॉपर, उस बैच का एग्जाम बाद में होता है, 2008 में बैच लिखा जाता है, एग्जाम बहुत बाद में होता है, उसका मैं जीएस टॉपर हूँ। अपने इसी कारनामे से मैं जीएस टॉपर हूँ। पता है कितना नंबर आपको लाख नंबर, आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ उतना कम था, वरना मैं भी करेक्ट कर देता हूँ। सोचिए कितना मस्त होगा, आश्चर्य होगा आपको। 0.5 कितना आउट, तो मैं दूसरे स्टेट में हरियाणा में था, वरना मैं तो टॉप लेके आ जाता हूँ। सोचा आधा में बेच चुका हूँ, आपको लगता है ठीक है, ठंडा पानी फूंक फूंक करके। ओके एवरीवन, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट क्या होगा, अभी सब समझ में आया, ठंडा पानी फूंक। चलो देख लो, आपको ये
हिमालय वेजिटेशन। चलिए अब एक क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हिमालय माउंटेन तो सबने पढ़ रखा है, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है। क्वेश्चन आया है हिमालय माउंटेन रीजन किस रिसोर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है? हिमालय माउंटेन रीजन किस रिसोर्स समझते ना, रिसोर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। चलिए बताइए बड़े। अगर आपने बता दिया तो इनाम में मेरे साथ चाय पीने का मौका मिलेगा एक साल बाद। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करें। चलिए जल्दी बताइए, हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन किस रिसोर्स के लिए, कौन सा रिसोर्स है हिमालय में जिसके लिए वो वर्ल्ड फेमस है? सोचिए, पढ़े लिखो पढ़ा तो ना हो वेजिटेशन तो पता जंगल के लिए ठीक है। हिमालय चार चढ़ा लिखिए हिमालय माउंटेन रीजन इज फेमस फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स। हिमालय माउंटेन रीजन इज फेमस फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स। हिमालय माउंटेन रीजन इज फेमस फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स। अंडरलाइन कर दीजिएगा फॉरेस्ट रिसोर्स को। हिमालय माउंटेन रीजन इज फेमस फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि आपका जो हिमालय माउंटेन रीजन है वो किस रिसोर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है? फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए। याद रखिए हिमालय में कोई मिनरल्स नहीं है, लेकिन उसमें कौन सा रिसोर्स है? फॉरेस्ट रिसोर्स। जानते हैं कितनी तरह की जातियां हिमालय के गोद में? आपके पास से होगा 45,000। कितना? 45,000। उसमें भी 45 अभी है, 15,000 कम होने के बाद 15,000 और है, बना के होंगे भाई लोग साग सब्जी। लेकिन याद रखना 45,000 टाइप का रिसोर्सेज हिमालय के अंदर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए हिमालय किस लिए फेमस है? फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जगह है जहां सिर्फ 6 किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में? 6। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा एरिया है जहां सिर्फ 6 किलोमीटर में, कितना बोला मैंने? सिर्फ 6 किलोमीटर में इस धरती पर जितना भी वेजिटेशन मिलता है, सारा का सारा टाइप का वेजिटेशन उसी 6 किलोमीटर में मिलता है। एकदम सही। हिमालय का एरिया कितना है? 6,000 यानी 6 किलोमीटर। तो रटे रहिएगा, हिमालय वर्ल्ड का एकमात्र एरिया है, एकमात्र एरिया जहां सिर्फ 6 किलोमीटर में इस धरती पर जितने भी स्पेसीज हैं वेजिटेशन का, सब हिमालय की गोद में है। लिखिए, यह है हिमालय की खूबी। समझ में आया? लिखिए, हिमालय इज द सिंगल रीजन वेयर, हिमालय इज द सिंगल रीजन वेयर, हिमालय इज द सिंगल रीजन वेयर, Himalaya is the single reason where all kind of vegetation of the world, Himalaya is the single reason where all kind of vegetation of the world, all kind of vegetation of the world is found, all kind of vegetation of the world is found। यानी हिमालय ही इस वर्ल्ड का बच्चे एकमात्र ऐसा एरिया है, एकमात्र, समझ में आया, जहां 6 किलोमीटर में सारी की सारी वेजिटेशन मिलती है। तो देखिए आश्चर्य होगा कैसे। देखो बच्चे, इक्वेटर है और 90 डिग्री पोल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पर आइस है। तो अगर आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय के नीचे तो टेम्परेचर है और ऊपर टेम्परेचर कम है, तो क्या हिमालय के ऊपर आइस नहीं है? तो 0 से 90 जाओ तो भी आइस है, और हिमालय में नीचे से ऊपर जाओ तो भी आइस है। तो यही फिजिक्स तो यहाँ भी हो गया। इसका मतलब है कि जमीन पर 0 से 90 जाने में आपको जितने तरह के जंगल मिलते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, हिमालय में बस नीचे से ऊपर चले जाइए, वो सारे जंगल आपको हिमालय की गोद में मिलेंगे। इसलिए भूलिएगा नहीं कि हिमालय वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा एरिया है जिसकी गोद में इस धरती का सारा वेजिटेशन टाइप मिलता है, सिर्फ 6 किलोमीटर। क्लियर है? और हिमालय वेजिटेशन मिलता कहाँ है? चोटी पर या वैली में? क्या बोलिए, कहाँ मिलता है? वैली। लिखिए, हिमालय वेजिटेशन इज फाउंड विद द स्लोप। जब कह रहा हूं कि नीचे से ऊपर जाना है तो फिर वैली कैसे हो गया?
स्लोप लिखिए दिस वेजिटेशन इज फाउंड विद द स्लोप दिस वेजिटेशन इज फाउंड विद द स्लोप तो ये वेजिटेशन किसके साथ मिलेगा बच्चे स्लोप के साथ प्लीज याद रखिएगा कि दिस वेजिटेशन इज फाउंड विद द स्लोप यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्लोप के साथ ये वेजिटेशन मिलेगा समझ में आया अब कैसे चेंज होगा हर एक चीज को हमें पॉइंट वाइज समझना है इज इट क्लियर थैंक यू क्लास रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ठीक है और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको अच्छे से सिखाते हैं